हेलो दोस्तों, नमस्कार भाई सभी को। इस वीडियो में अपन बात करेंगे जो एसएससी सीएचएसएल 2024 वाला जो मेंस का पेपर हुआ था, ये कंडक्ट हुआ था 18 नवंबर 2024 को। उसका जो मैथ्स का सॉल्यूशन है उसको अपन यहाँ डिस्कस करेंगे। इसमें जो क्वेश्चंस की सीक्वेंसिंग है वो कुछ इस तरीके से है कि पहले अर्थमेटिक के क्वेश्चन लिए हुए हैं, उसके बाद फिर एडवांस मैथ के। अर्थमेटिक में भी पहले जैसे सिंपलीफिकेशन का आया, नंबर सिस्टम के क्वेश्चन मिलेगा, उसके बाद मिलेगा आपको परसेंटेज का, एसआई सीआई का मिलेगा, फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन मिलेंगे, उसके बाद रेशियो के। रेशियो के साथ ही चाहे एजेज वाला होगा तो वो रेशियो के साथ ही मिलेगा, कोई एलिगेशन का होगा एजेज के साथ में मिलेगा, मिक्सर एलिगेशन वाला होगा या फिर कोई दूसरा एजेज वगैरह के अलावा पार्टनरशिप का क्वेश्चन है तो वो सारा रेशियो के साथ ही मिलेगा। इसी में लास्ट में पाइप एंड क्वेश्चन और टाइम एंड वर्क, पाइप एंड क्वेश्चन और टाइम एंड वर्क का अगर कोई क्वेश्चन है तो वो लास्ट में मिलेंगे, और सबसे लास्ट में मिलेगा टीएसडी का। टीएसडी में चाहे रेशेज हो या फिर टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन हो, ये सीक्वेंसिंग में क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जैसे किसी को सिर्फ अर्थमेटिक में टीएसडी के क्वेश्चन देखने हैं तो लगभग 30 में से 13-14 नंबर क्वेश्चन पे चले जाओगे, 14-15 नंबर क्वेश्चन के आसपास आपको टीएसडी क्वेश्चन मिलेंगे। यानी इस अर्थमेटिक में ये सीक्वेंस है। उसके बाद एडवांस मैथ में, यानी टीएसडी के बाद में एडवांस शुरू होती है, जिसमें पहले अलजेब्रा के क्वेश्चन मिलेंगे, फिर आपको ट्रेगो के क्वेश्चन मिलेंगे, उसके बाद आपको ज्योमेट्री के क्वेश्चन मिलेंगे, फिर उसके बाद मेंसुरेशन के। उसके बाद मेंसुरेशन के इसमें 3-4 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। उसके बाद लास्ट में डीआई, डीआई का जो क्वेश्चन है वो एक ही पूछा है इस शिफ्ट में। डीआई का जो क्वेश्चन है वो भी लैंग्वेज के फॉर्मेट में है, यानी पाई चार्ट बना के नहीं दिया, उसने बोल दिया कि भाई अगर इसको पाई चार्ट में शो करे तो एंगल क्या बनेगा। इस तरह के क्वेश्चन नॉर्मल सा है, आसान सा। उसके बाद आपको मिलेगा स्टेटिस्टिक वाला। स्टेटिस्टिक वाले जो क्वेश्चन है वो मिलेंगे, लास्ट में मिलेंगे प्रोबेबिलिटी। अब किसी को ये है कि भाई मेरे को तो प्रोबेबिलिटी के ही क्वेश्चन देखने हैं कि किस तरीके का क्या लेवल पूछ रहा है, तो लास्ट के अंदर आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। इसके अंदर लास्ट में क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के मिलेंगे। उसके अलावा क्वेश्चंस पेपर ओवरऑल मेंस का कहने को है कि भाई मेंस का पेपर है, लेकिन इसका आसान लेवल है, मतलब लेवल इतना कोई हार्ड नहीं है, मेंस के लेवल का है नहीं पेपर, मतलब एक तरह से, क्योंकि लेवल थोड़ा सा इसका एक प्री के बेस पे, प्री से भी कम भी दिया। कई क्वेश्चन तो बहुत ही आसान दे रखे हैं इसमें, मतलब बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछा है एसएससी ने इस बार। तो यहाँ से इस तरीके से है, लेकिन कुछ क्वेश्चन है जो पेपर में थोड़े अच्छे भी हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी का है, कुछ एक दो चीज़ें सीखने को मिलेंगी आपको वहाँ पे। डीआई में भी आपको लैंग्वेज का क्वेश्चन है तो वो नॉर्मल से एक पाई चार्ट में अगर उसको बनाओगे तो सीधा मिल जाएगा। टीएसडी का क्वेश्चन है जो रेशेज वाला है, थोड़ा समझने का है। टाइम एंड वर्क का भी है क्वेश्चन, जो पहले भी एग्जाम में पूछा है उसी का एक रिपीटेशन है, वैल्यू चेंज करके, कुछ अलग नहीं है, इसलिए आपके कुछ क्वेश्चन इसमें अच्छे मिलेंगे। क्या ट्रिक शॉर्ट, मतलब ट्रिक तो क्या ही कहें उसको, मतलब शॉर्ट वे क्या हो सकता है एग्जाम का क्वेश्चन सोल्व करने का, उसके अलावा उसका पूरा मेथड क्या होता है, वो सारी चीज़ें अपन ने यहाँ समझा रखी है, अपन ने सारी डिस्कस किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा जिसको भी ये वीडियो सॉल्यूशंस जो भी अपन कर रहे हैं सारा अगर आपको समझ आ रहा है सभी को, तो आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, साथ में अपने यूट्यूब को भी सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आगे की क्लासेज आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले आ जाओ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 1 सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है। 5 + 24 गुणा 8 भाग 8 ऑफ 8, यानी वी बोर्ड मास के आधार पे सोल्व होगा। वी बोर्ड मास का जो रूल होता है उसके आधार पे सोल्व होगा, जिसमें पहले वेनिकुलम को देखेंगे, वेनिकुलम कहीं है नहीं, फिर उसके बाद ब्रैकेट देखेंगे, ब्रैकेट कहीं है नहीं, फिर उसके बाद ऑफ को करेंगे, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले बताना ऑफ, ऑफ कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो पहले इस ऑफ को सोल्व करेंगे, मतलब गुणा करेंगे, तो 8 गुणा 8 64 होगा। उसके अलावा ऑफ यहाँ है तो इसको गुणा करेंगे, 4 गुणा 4 16 होगा। सबसे पहले कितना है, 5 + 24, उसके बाद है गुणा 8 भाग, ये गुणा 8, फिर उसके बाद है भाग 64, फिर माइनस, तो इसमें डायरेक्ट में भाग 64 ऐसे कर दूं, कोई दिक्कत किसी को। फिर आगे है माइनस 8 भाग 8, यानी 8, फिर भाग इसमें दे दो 8 का। उसके बाद किसका चिन्ह है सर, गुणा का है, और गुणा के बाद में सर 16। यहाँ एक तरह से ये कर दिया, ये जो भाग है ना इसको गुणा कर दिया, तो 8/1 है ना, इसका उल्टा हो जाता है ना 1/8, और 8 भाग 8 बन जाएगा। यानी सीधा सीधा क्या था इसमें कि भाई पहले तो ऑफ को सोल्व करना, और ऑफ एक तो यहाँ था, तो पहले 8 ऑफ 8 यानी गुणा करना, तो इसको 64 कंसिडर करना, 4 ऑफ 4 यानी 16 कंसिडर करना। उसके बाद फिर डिवीजन देखा, डिवीजन वाला साइन सोल्व किया, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, सब्ट्रैक्शन। बस यही अपना उत्तर होगा। आप सोल्व करोगे, बताना कितना आएगा। 8 से काटा 8 और 8 से काटा 3, तो 5 + 3 8 होगा, माइनस 8 से 8 कट गया तो 16 बच गया, और 8 में 16 घटाओगे तो माइनस का 8 होगा, और यही आपसे क्वेश्चन पूछा था।
बताओ भाई किसी को डाउट हो? आसान सा क्वेश्चन था, क्लियर हुआ सबको? आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो। एक संख्या 37 को दो भागों में इस प्रकार बांटना है कि एक भाग का 5 गुना और दूसरे भाग का 11 गुना मिलकर के और 227 के बराबर हो जाए, तो छोटी संख्या के 9 गुना का मान क्या होगा? देखो, एक तो ये है कि क्वेश्चन फॉर्मेट बना दो, एक ये है ऑप्शन उठा दो, दूसरा थोड़ा अंदाजा आप मल्टीपल को वगैरह भी देख सकते हो। एक तो ऑप्शन अगर उठाएं तो सबसे पहले बोला है छोटी संख्या का 9 गुना। छोटी संख्या का 9 गुना मतलब 9 का मल्टीपल अगर देखें तो 9 का मल्टीपल पे एक तो 11 है, एक 62 नहीं है, 61 नहीं है, 60 नहीं है। 63 को 9 गुना 7 कर दूं, यानी छोटी संख्या 7 रही होगी। अगर छोटी संख्या 7 है तो बड़ी संख्या कितनी रही होगी? 30 रही होगी। क्यों? क्योंकि दोनों का योग 37 है। अब बोल रहा है एक भाग का 5 गुना, अगर 7 का 5 गुना करते हैं और दूसरे का 11 गुना कर दे तो इसका 11 गुना तो ज्यादा चला जाएगा, तो इसका तो 11 गुना कर दो 77, और इसका कितना गुना कर दो? 5 गुना करो 150। 77 में 150 जोड़ो कितना जाएगा? 227। यही चाहिए था, तो इसका मतलब यही अपना ऑप्शन है। दूसरा मैं इसको इक्वेशन से बता दूं, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है ये, कोई मुश्किल नहीं है। 37 है, इसके दो भाग बांटने हैं। एक भाग मान लेता हूं ए है तो दूसरा भाग बी है, यही हुआ। अब जो पहला भाग ए है इसका तो 5 गुना लेना है, पहला भाग जो ए है इसका तो 5 गुना लेना है, और दूसरा भाग मैंने बी माना है इसका 11 गुना, इसका 11 गुना, और इन दोनों को जोड़ा तो दोनों का जो योग आएगा वो किसके बराबर आएगा? 227 के बराबर आएगा। बताओ हाँ यार। उसके अलावा मुझे ये पता है कि ए और बी दोनों को अगर ऐड करूंगा, ए और बी दोनों को ऐड करूंगा तो दोनों का योग कितना है? 37 है, क्योंकि 37 में ही तो आपने डिवाइड किया है। ए और बी को अगर जोड़ूंगा तो ए प्लस बी कितना आएगा सर? 37 आएगा। बताओ हाँ यार। यहाँ 5 है तो इसको पूरी इक्वेशन अगर 5 से गुणा कर दूं, अगर पूरी इक्वेशन को 5 से गुणा कर दूं तो ये 5a प्लस 5b बराबर 37 गुणा 5 हो जाएगा। क्या बताओ हाँ यार। और 37 गुणा 5 करता हूं तो कितना आएगा सर? 185 आ जाएगा। क्या क्लियर हुआ सबको? यहां से आप मुझे बताना, अगर दूसरी में से पहली में से दूसरी घटाऊंगा तो ये माइनस 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 होगा, तो 5a कट जाएगा। 11b में से 5b घटाया तो 6b आया। इधर 227 में से 185 घटाओगे तो 15, ये 27 5 32 10 42 हुआ। सर यहाँ अगर 6b बराबर 42 है तो b बराबर कितना होगा? सर 6 इधर गुणा में है तो इधर आके भाग में हो जाएगा, और 6 का भाग दिया तो 7 आया। अगर एक संख्या 7 है तो जाहिर सी बात है दूसरी संख्या 30 होगी। अपने को पता है 37 को डिवाइड करना था, तो 37 में एक संख्या अगर 7 है तो दूसरी 30 होगी। अब ये कह रहा है छोटी संख्या कौन सी है? छोटी संख्या तो 7 है, तो इसका 9 गुना पूछ रहा है, तो 9 गुना कितना हो जाएगा? 63। यही आपसे क्वेश्चन पूछा था। बताओ किसी को डाउट हो तो। दूसरा मैं आपको अभी कह रहा था ऑप्शन से, वो मैं इसलिए कह रहा था यहाँ तो चलो एक ही मल्टीपल है 9 का। अगर मान लो यहाँ पर हो जाता, सपोज करो एक ऑप्शन 72 हो जाता, सपोज करो यहाँ पे ऐसा, तो भी आप तरीके से पहले चलते आप इस पे कि भाई अगर ये 63 और 72, भाई ये 9 का मल्टीपल नहीं है तो इसको तो दोनों को पहले छोड़ देते। ये 9 का कितना गुना है? 7 गुना, और ये 8 गुना है। तो आप देखते पहली बार में 7 लेते छोटी संख्या, और इसको चेक करते समय छोटी संख्या 8 लेते। छोटी संख्या 8 है तो बड़ी संख्या कितनी हो जाती सर? 29 हो जाती। अब इसका 11 गुना और एक का 5 गुना 227 के बराबर आ रहा है, तो यही अपना उत्तर होगा, वरना नहीं होगा। क्लियर? कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको तरीके से करते हैं तो आसान होता है, और कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको बाई ऑप्शन करते हैं तो ज्यादा आसान होता है। ये क्वेश्चन बाई ऑप्शन करने का था मतलब थोड़ा आसान होता, बाकी आपको पता होना चाहिए ये चीजें भी। क्यों? क्योंकि दिक्कत वहां हो जाएगी जब कोई क्वेश्चन में ये इंटीजर वैल्यू नहीं हो, ये कोई फ्रैक्शन वगैरह बन जाता है, उस केस में जरूरी नहीं है कि फिर 9 का गुना हो ही, क्योंकि अगर ये फ्रैक्शन बन जाता तो एक संख्या ऐसा हो सकता है कि कहीं 7/3 आ जाए। मान लो कोई फ्रैक्शन वगैरह बन जाता तो अब इसका 9 गुना करते तो 3 बार कट जाता, तो सिर्फ इसका 3 ही रहता, 9 नहीं रहता, क्योंकि 9 इसने 3 कट चुका है। इसलिए आपको थोड़ा तरीके के बारे में पता रहे कि भाई तरीका क्या है। यहां तो ये इंटीजर था इसलिए पता है कि 9 का मल्टीपल बन जाएगा भाई सीधा। बताओ भाई किसी को डाउट हो? क्लियर हुआ सबको? आसान था ये भी। नेक्स्ट आओ। तीन संख्याओं का अनुपात 5 7 9 है, एलसीएम 1260 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर। सर संख्याएं क्या है? 5 7 और 9। आप मुझे बताना, अगर मैं आपसे कह दूं कि सर इसका कोफिशिएंट मैं के मान लूं, किसी को दिक्कत? अगर कोफिशिएंट के मान लूं तो अपने हिसाब से संख्या हुई 5 के 7 के और 9 के।
संख्या हुई 5 के, 7 के और 9 के। तो जब एलसीएम लोगे आप इनका, तो ये जो के है ये तो सेम रहेगा सब में। उसके अलावा 5, 7 और 9 का एलसीएम क्या आएगा सर? 5, 7 और 9 का एलसीएम आएगा 5 गुणा 7 गुणा 9, 5 गुणा 7 गुणा 9, और साथ में ये के भी है। आप मुझे बताना अपने हिसाब से इन तीनों संख्याओं का एलसीएम ये आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से तीनों का एलसीएम 1260 दिया हुआ है, 1260 दिया हुआ है। तो यहां से जो के की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 9 से काट दिया कितनी बार सर? 9 से काटा 14 9 126 140, 7 से 20, 5 से 4, सर के की वैल्यू 4 है। अगर के की वैल्यू 4 है तो सबसे छोटी और बड़ी का अंतर, सबसे बड़ी 9 के है, सबसे छोटी 5 के है, तो इनका जो अंतर है वो कितना होगा? 4 के, और के की वैल्यू 4 होगी तो 4 गुणा 4 16, के की वैल्यू कितनी होगी? 16। सर यहाँ पर इनका डिफरेंस आएगा 16, और यही आपसे क्वेश्चन पूछा है। बताओ किसी को डाउट हो? ये तो पूरा एक तरीका हुआ। आप मुझे बताना जब आप थ्योरी पढ़ते हो उस समय आप सारी बातें जान लेते हो, उसमें क्या कि सर ये 5 7 9 है, मुझे एलसीएम दिया तो डायरेक्ट इन्हीं का एलसीएम ले लिया करो रेशियो में, रेशियो में ही एलसीएम ले लिया करो। तो आपका जवाब आएगा सर, यहां मैं लिख रहा हूं सीधा सीधा, यहां लिख रहा हूं 5 7 9। अपने हिसाब से जो इनका एलसीएम होगा वो 5 गुणा 7 गुणा 9 होगा, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 1260 दिया हुआ है। यहां से 7 पंजू 35 दूनी 17, यानी 4 गुणा पे है। अगर एक की वैल्यू 4 है तो इन दोनों का अंतर चाहिए, यानी इस 4 की वैल्यू चाहिए, तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16। यही आपसे पूछा था। मतलब क्या कहना था मेरा कि ये के वगैरह मानने की जरूरत नहीं है। अगर इस क्वेश्चन में ये पूछ लेता कि एचसीएफ बताओ क्या है, बताओ क्या होगा, तो आप कहोगे सर एचसीएफ कुछ और नहीं, ये जो मल्टीपल होता है 4 गुणा, यानी जो के की वैल्यू 4 थी यही एचसीएफ होता है। तो यहां एचसीएफ पूछता तो 4 आ जाता, एचसीएफ पूछता तो ये 4 आ जाता, यानी एचसीएफ के लिए बोलता तो ये जो मल्टीपल है यही एचसीएफ हुआ करता है। बेसिक सा था, ये भी आसान था। नेक्स्ट हो, एक दूध विक्रेता के पास 75 लीटर गाय का दूध है, 45 लीटर टोंड दूध है, 30 लीटर फुल क्रीम दूध है। इन्हें अलग अलग ट्रे में इस प्रकार रखना चाहिए प्रत्येक ट्रे में समान मात्रा में दूध हो और एक ट्रे में 2 प्रकार का दूध नहीं मिलाना चाहिए। तो बताओ ऐसी कितनी ट्रे होनी चाहिए? पहले तो सर इस दूध को नापना है, दूध को नापना है, सारा दूध नपना चाहिए कंप्लीट, ये भी श्योर है भाई। एक ऐसा बर्तन लो जिस बर्तन से आप इसको भी नाप पाओ, इसको भी नाप पाओ और इसको भी नाप पाओ, मेजर भी तो करना है इसको। फिर उसके बाद ट्रे में भरना है। तो ट्रे कितनी आएंगी? तो सबसे पहले जो मग आपने लिया है, एक जो जग आपने लिया है जिससे नापना है, एक बर्तन आपने लिया है जिससे नापना है, उस बर्तन की माप क्या होगी? सर जो बर्तन का माप है वो क्या होगी? तो इन तीनों का एलसीएम, क्यों सॉरी एचसीएफ, क्योंकि इन तीनों बर्तनों में जो दूध है 75 लीटर है, 75 लीटर है। ये आसान है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, एक बार नहीं कई बार पहले एग्जाम में आ चुका है। यही तो फायदा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने का। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा रखे हैं तो ये क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार आपको मिल जाएगा। आज से नहीं, बहुत पहले से पूछ रहा है ये इस तरीके के क्वेश्चन। सर ये कितना आ जाएगा? 15, यानी 15 लीटर का बर्तन है। आप समझिए मैं क्या कह रहा हूं, 3 बर्तन है, एक 75 लीटर का है, एक 45 लीटर का है, एक 30 लीटर का। एक ऐसा बर्तन बताओ जिससे सारा दूध नापा जाए। आपने कहा 10 लीटर का ले लो, मैंने कहा 10 लीटर का, इसको तो नाप लोगे आप, इसको कैसे नापोगे बताना, तो अंदाजा नहीं चलेगा। यहाँ पे बोल 10 लीटर के 4 भर लिए, 5 लीटर सर आधा आ रहा है लगभग, इसलिए मैंने देख लिया, ऐसा चलेगा नहीं, एग्जैक्ट होना चाहिए। तो ऐसी वैल्यू चाहिए जिसका भाग तीनों में जाए, और वो होता है इनका एचसीएफ। तो सर 15 लीटर का एक मग होगा। अब 15 लीटर का मग है, 15 लीटर का एक जो बर्तन लिया गया है, उससे 75 लीटर गाय का दूध नापना है, तो कितने ट्रे भरी जाएंगे बताना, तो कितनी ट्रे है? 15 लीटर भरा ट्रे में डाल दिया, 15 लीटर भरा ट्रे में डाल दिया। तो सर 75 लीटर दूध था, इसमें 15 लीटर का बर्तन है, तो कितनी ट्रे आएंगी? इसी तरीके से दूसरा है जो 45 लीटर दूध है, उसमें 15 लीटर का बर्तन है, कितने भरे जाएंगे? और 30 लीटर में 15 कितने भरे जाएंगे? आप कहोगे अगर 75 लीटर दूध नापना है तो 15-15 लीटर के 5 जग भरे जाएंगे, यानी 5 ट्रे भरी जाएंगी, क्योंकि वो जग से भर रहा है, ट्रे में डाल रहा है। तो कितनी ट्रे बन गई? 15 5 75, 15 3 45, 15 दूनी 30, यानी 5 और 3 8 और 2 10 ट्रे भरी जाएंगी। और यही आपसे क्वेश्चन पूछा था। बताओ किसी को डाउट? कॉन्सेप्ट पता है आपको सब कुछ? देखो 75 45 30, एचसीएफ है 15,
15 का भाग दिया, 15 5 75, 15 3 45, 15 दूनी 30, 5 3 8 2 10, यही अपना उत्तर है। अब इससे आसान तो क्या ही होगा, मुझे नहीं लगता ये मेंस का पेपर भी है। मतलब मतलब लेवल है इसका, मेंस का पेपर तो है ही, लेकिन उसका लेवल नहीं है मेंस के हिसाब से, कहने के हिसाब से है बस मेंस ही। 3 साल के दौरान एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन के मूल्य में 5, 10 और 15% की कमी हो गई। उसका मशीन का मूल्य 8,000 था, तो उसके 3 साल बाद मूल्य क्या होगा बताना। तो फाइनल प्राइस पूछ रहा है एक साथ कि भाई 3 साल बाद प्राइस क्या होगा। आप मुझे बताना उस मशीन का मूल्य आज कितना है। उस मशीन का जो मूल्य है आज की डेट में है वो 8,000 है। आज की डेट में जो मशीन का मूल्य है वो कितना है सर, 8,000 है। अगर आज की डेट में 8,000 है, अब हर साल बढ़ता रहेगा या घटता रहेगा। तो इसने बोला पहले साल 5% घट गया, दूसरे साल 10% घट गया, तीसरे साल 15%। आप मुझे बताओ पहले साल 5% घटा, 5% बोले तो 1/20 घट गया। 1/20 का मतलब कितना घट गया सर, 20 से 1 घट गया, तो मशीन का मूल्य हो गया 19/20। उसके बाद फिर 10% घट गया, 10% यानी 1/10 घट गया, यानी 10 पर 1 घट गया, 10 पर 1 घट गया, तो अब 2 साल बाद मूल्य हो गया 9/10। अभी तीसरे साल और आई, तीसरे साल में जो प्राइस है 15% यानी 3/20 घट गया, यानी कम हो गया, यानी 20 से 3 कम हो गया, तो कितना बच गया 17/20। सर 3 साल बाद ये उसका प्राइस है, 3 साल के बाद ये उसका प्राइस है। मैंने हमेशा बोला है कि जब भी कैलकुलेशन करो तो ऑप्शन पे नजर रखा करो हमेशा। चलो रखते हैं, देखो 20 और 20 400 और 4,000 को 2 से गुणा 2 बार कट जाएगा। यूनिट डिजिट चेक कर ले, काम हो जाएगा। 2 9 में 18, 8 9 72, 2 7 14, लास्ट में 4 आएगा। सर यूनिट डिजिट देखो लास्ट में 4 एक के ऑप्शन में आ रहा है, यही अपना उत्तर होगा और यही आपसे क्वेश्चन पूछा था। बताओ हाँ या क्लियर। नेक्स्ट आओ। 5% के हिसाब से एक राशि 6 साल में 4160 रुपये हो जाती है राशि। बताओ, आप बताओ राशि कौन, सॉरी ब्याज की दर क्या है 5%। ब्याज कौन सा है, साधारण। कितने साल का टाइम है, 6 साल का। ये क्या है 4160 रुपए। सर हो जा रही है धनराशि आपने जमा करवाया था, कुछ कुछ उस पर ब्याज मिला, ऐसे करके 4160 रुपए हो गई, यानी ये क्या है, अमाउंट है, मिश्रधन है। अपने हिसाब से 100% प्रिंसिपल था, 5% के हिसाब से 6 साल का साधारण ब्याज कितना हो गया। अपने हिसाब से सर 1 साल का ब्याज अगर 5% लगता है तो 6 साल का साधारण ब्याज 30% होगा। अगर 1 साल का ब्याज 5% है तो 6 साल का साधारण ब्याज 30% होगा। बताओ हाँ या ना। अगर 30% साधारण ब्याज है तो 100% मूलधन रहा होगा शुरू में, 100% मूलधन रहा होगा, 30% ये ब्याज लग गया, तो अपने हिसाब से जो मिश्रधन है वो कितना होना चाहिए सर, 130%। कैसे, 100% मूलधन था, 30% ब्याज था, ऐसे करके मिश्रधन 130 होना चाहिए था। लेकिन सर ये 130 नहीं हो रहा, मिश्रधन 130% नहीं हो रहा, तो कितना हो रहा है, मिश्रधन हो रहा है 4160 रुपए। क्या इस 130 की वैल्यू 4160 है। अगर 130 की वैल्यू 4160 है तो 1% की वैल्यू बताओ, जीरो कटेगा, 13 3 39, 13 दूनी 26। अगर 1% की वैल्यू 32 है तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3200। और यही आपसे क्वेश्चन पूछा था। बताओ हाँ या क्लियर। नेक्स्ट आओ। यदि किसी राशि में साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 40% की वृद्धि होती है, ध्यान देना साधारण ब्याज है, अगर साधारण ब्याज 4 साल में 40% है तो 1 साल में कितना होगा सर, 10%। और 1 साल की जो ब्याज होता है, 1 साल की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है, उसी को अपन दर नाम दे देते हैं। तो अगर 4 साल का ब्याज 40% हो रहा है, भाई कोई धनराशि आपने 100% जमा करवाई, 4 साल में 140 हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि 40% वृद्धि हो गई। क्यों हुई वृद्धि, क्योंकि वो 40% ब्याज लगा है। मतलब 4 साल का ब्याज लगा है 40%। अगर 4 साल का ब्याज 40% है तो 1 साल का ब्याज क्या होगा सर, 10%। इसका मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है सर, 10% है। बताओ हाँ यार क्लियर है। रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी 1 साल की दर कितनी आई, 10। इसी दर से यानी 10% से 4 साल के बाद 80,000 का चक्रवृद्धि ब्याज। बताओ, तुम मुझे बताओ 10% के हिसाब से 4 साल बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, परसेंटेज में बता दो। याद होना चाहिए
अगर 10% दर है 1 साल की, तो उसके हिसाब से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होता है 21%, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होता है 33.1, 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होता है 46.41%। याद आ रहा है कुछ? 4 साल का साधारण ब्याज, सॉरी, चक्रवृद्धि ब्याज 10% के हिसाब से होता है 46.41%। बताओ किसी को डाउट हो? तरीका ये भी है कि भाई 10% दर है, 10% दर है तो आप क्या करते सर, मूलधन जो भी था उसमें 1/10 यानी ब्याज लगता, तो ऐसे करके 11/10 से 3 बार गुणा करके मिश्रधन निकालते, उसमें 80,000 घटाना पड़ता। दूसरा मैंने बोला कि भाई अब जो जाहिर सी बात है मेंस का पेपर दे रहे हो तो ये कुछ चीज़ें तो याद होंगी भाई, प्रिपरेशन उसके हिसाब से प्री आपने पास की है, मेंस के लिए एलिजिबल हुई हो तो कुछ चीज़ें क्या, बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर होती है उसमें। तो ये चीज़ तो नॉर्मल सी है कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होता है सर 21%। कैसे निकालते हैं? सक्सेसिव का फॉर्मूला लगा दो, बाकी और भी कई तरीके हैं। ऐसे ही 3 साल का 33.1, अगर 4 साल का होता है 46.41%। तो मुझे 4 साल का ब्याज ही तो चाहिए, जो कितना होगा 46.41%। सर और क्या चाहिए मुझे? ब्याज। सर ये ब्याज चाहिए कितने पर? 80,000 पे। अब ये जो ब्याज आया है ये परसेंटेज में है, मुझे परसेंटेज नहीं एग्जैक्ट चाहिए। तो ये जो 80,000 रुपए का जो ब्याज लगा है वो कितना लगा है? 46.41%। परसेंट हटा दो, बटे में लगा दो भाई 100। यही तो ब्याज है, यही तो ब्याज है। परसेंट पॉइंट हटाया, वापस से 100 लगा दिया, तो 4 जीरो तो खत्म हो ही गई। 8 एकम 8, 8 चौको 32, 2 3, 8 छके 48, 3 51, 128। लास्ट 28 पे रुक जाता है, लेकिन 3 ऑप्शन सेम थे ना, तो लास्ट में 128 और भी चलो। 8 छके 48, 3 51, 5, 8 चौको 32 और 5 37, पूरा ही निकाल दो, 37,128 ये आ गया यार, यही पूछा था। और भी कई तरीके हैं, आप 8 का मल्टीपल देख लेते, यहाँ इसमें 11 का भाग जा रहा है, 21 का भाग जा रहा है, उसका मल्टीपल देख लेते, वो भी तरीका था, सम ऑफ डिजिट कर सकते थे, कई तरीके थे। लेकिन ये 8 का पहाड़ा मुझे नहीं लगता किसी को आता नहीं होगा, नॉर्मल चीज़ है। 8 का पहाड़ा बोलते रहो, 8 का मतलब मल्टीप्लाई करना है, तो सीधा सीधा ऑप्शन मैच करते रहो, कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है वही अपना उत्तर होगा। बताओ भाई किसी को डाउट हो? क्लियर हुआ सबको? ये 3 ऑप्शन खत्म हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा 37,128। नेक्स्ट आओ। संदीप एक ओवरकोट को 8540 रुपए में बेचता है, ध्यान देना 8540 रुपए में बेच रहा है, यानी सेलिंग प्राइस है, और बेचता है तो 22% लाभ भी होता है, तो क्रय मूल्य पूछ रहा है। अब बताना सर, क्रय मूल्य 100% रहा होगा, यानी 100% में उसने खरीदा भाई साहब, 22% का प्रॉफिट भी कमा लिया उसने, 22% का लाभ भी हो गया। अपने हिसाब से 100% में खरीदा, 22% प्रॉफिट हो रहा है, तो अपने हिसाब से बेचना चाहिए था 122% में। बोलो हाँ या ना? अपने हिसाब से 100% में खरीदा, 22% प्रॉफिट, तो 122 में बेचना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 122 में नहीं बेचा, उसने बेचा है 8,540, यानी अपना जो 122% है वो क्वेश्चन का 8,540 है। बोलो हाँ या? तो सर 1% की वैल्यू क्या होगी? सर 1% की वैल्यू 7, यानी 12,784 यानी 70, 1 की वैल्यू 70। देखो ऑप्शन मतलब सीधा सीधा थोड़ा मल्टीपल भी उठाया करो। देखो 2 को किससे गुणा करोगे? लास्ट में 4 आए तो सर 7 से। देखो देखो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 एक 15, 7 एकम 7 एक 8, यानी 7 गुणा पे है ये। 122 का 7 गुणा 854 है, जीरो चिपका दिया ये लो। 100% की वैल्यू चाहिए, डबल जीरो और लगा दो, 7,000 रुपए आ जाएगा। यही आपसे चाहिए था। बताओ किसी को डाउट हो? नॉर्मल सा आसान सा क्वेश्चन था। इसमें सबसे बड़ी बात पता है क्या? क्वेश्चन में, इनमें क्वेश्चन भी सिंपल है, साथ में कैलकुलेशन भी ऐसी दे दी जो नॉर्मल सी है ना के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट आओ। एक वस्तु का एमआरपी 2800 रुपए है, इस पे 15/8/5 की 3 डिस्काउंट दिया है, तो विक्रय मूल्य बताओ। आप मुझे बताना सर एसपी चाहिए, तो पहले तो ये बताओ वस्तु का एमआरपी कितना है? सर 2800 रुपए। एमआरपी कितना है? 2800। 2800 पे 3 डिस्काउंट देना है। अब ध्यान देना, 3 डिस्काउंट देना है। पहला डिस्काउंट 15%, यानी 3/20 का हुआ, यानी 20 पर 3 का डिस्काउंट देना है। 20 पे 3 का डिस्काउंट दोगे तो 17/20 में बेच दोगे, 17/20 में बेच दोगे सर। उसके बाद 8% है, 8% का मतलब है सर 2/25, 2/25 का डिस्काउंट दे रहे हो, यानी 23/25 में बेच दोगे। कितने में? 23/25। कितने में बेचा? 23/25 में बेच दोगे। बोलो हाँ या ना? क्लियर इतनी बात सबको? तीसरा है 5%, यानी 1/20, यानी 20 पर 1 का डिस्काउंट दिया तो 19/20 में आप बेच दोगे। बस इसको कैलकुलेट करना है, यही अपना उत्तर होगा। ये 3 डिस्काउंट देने के बाद इतने में सेल कर दोगे। अब इसका सॉल्यूशन देखना है, यानी कैलकुलेशन।
ऑप्शन पे भी नजर रखनी है। सर 20 गुणा 20 400, 400 से तो 7 बार कट गया, 7 है 7। अच्छा एक बात बताना, 25 नहीं कटेगा, 4 से ऊपर नीचे गुणा कर लो भाई। 7 7 49, 9 9 में 81, 3 3 चौका 12, 2 अंक के बाद तो पॉइंट लगेगा, लास्ट में 2 आएगा, यानी 3 ऑप्शन खत्म। आंसर क्या आएगा? 2080.12, 2080.12। यही आपसे पूछा था। कैलकुलेशन बता रहा हूं, देखो 7 गुणा 17 गुणा 23 बटा 25 गुणा 19, यही अपना उत्तर है। श्योर है? आप मुझे एक बात बताना, क्या नीचे 25 किसी से कटेगा? जी नहीं कटेगा बिल्कुल भी। तो मैंने कहा इसको 4 से गुणा करके ऊपर नीचे और क्या कर दो, 100 बना दो नीचे। सर ऐसा क्यों करूं मैं? अरे भाई साहब, अगर नीचे 100 रहेगा ना तो उसका फायदा ये है कि ऊपर जो भी आंसर आ रहा है अपना, उसमें लास्ट के 2 डिजिट छोड़ करके पॉइंट चिपका देना है सीधा। लास्ट के 2 डिजिट छोड़ के सीधा पॉइंट चिपका देना है, ये मेरा फायदा होगा नीचे जीरो बनाने से। क्लियर हुआ? इसलिए मैंने कहा नीचे जीरो बनाना है, 4 से ऊपर नीचे गुणा कर लो। सर 25 चौके 100 रहा, अब मुझे ये पता है 100 कटेगा नहीं किसी से, तो सर नीचे 2 जीरो है, इसका मतलब ये हुआ कि सर 2 जीरो का मतलब है 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगेगा। इसमें भी 2 अंक के बाद पॉइंट है, वैसे जीरो को हटा दो, इसमें तो 1 अंक के बाद पॉइंट लग रहा है, तो सर ये तो आंसर मेरा होगा नहीं। इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इसमें भी 2 और इसमें भी 2, तो सर अब 3 ऑप्शन बच गए। पॉइंट का मामला खत्म। पॉइंट का मामला खत्म है, यानी पॉइंट को भूल जाओ। पॉइंट को भूल जाओ कि पॉइंट है भी, भूल जाओ, क्योंकि पॉइंट अपन ने ढूंढ लिया, बस एक ऑप्शन खत्म हुआ। मैंने कहा अब सर यहां यूनिट डिजिट चेक करो, 9 चौके 36 का 6, 6 18 का 8, 8 7 56 का 6, 6 7 42 का 2। सर लास्ट में 2 आएगा, पॉइंट भूल जाओ, लास्ट में 2 आएगा। यहां इसको मत देखना, क्यों? क्योंकि इसमें तो पॉइंट के बाद एक डिजिट था, तो ये ऑप्शन पहले ही खत्म हो गया था। इसके बाद में इसके लास्ट में 6 आ रहा है, इसके लास्ट में 6 आ रहा है, इसके लास्ट में 2, मेरे लास्ट में 2 आएगा, तो सर ये 2 ऑप्शन खत्म हो जाएंगे क्योंकि इनके लास्ट में 6 आ रहा है। इसलिए मैंने कहा कि 3 ऑप्शन खत्म, आंसर आ जाएगा 2080.12, यही चाहिए था। क्लियर हुआ? कैलकुलेशन यहां मैंने 25 लिख दिया था, लेकिन फिर भी ऊपर नीचे 4 से गुणा करके कैलकुलेशन मैंने आसान बनाई यहाँ पे, क्योंकि नीचे जीरो बनते ही ऊपर पॉइंट छोड़ करके, यानी उतने ही अंक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे सीधा, तो वहां से कैलकुलेशन थोड़ी सस्ती हो जाएगी। क्लियर हुआ सबको? नेक्स्ट आओ। एक व्यक्ति की आयु उसके 3 बच्चों की आयु के योग की 4 गुना है। 6 साल बाद उसकी आयु उसके 3 बच्चों की आयु के योग की 2 गुनी हो जाएगी, तो उस व्यक्ति की वर्तमान आयु बताओ। कई मतलब इसमें पता है क्या होता है, मतलब एक मैं बता रहा हूँ, नॉर्मली बच्चे के माइंड में जो आता है ना, वो क्या आता है इस क्वेश्चन को देख के। इस क्वेश्चन को देख के वो आता है कि एक व्यक्ति है, ये बच्चे हैं, इन बच्चों को बी मान लेगा। वो कहेगा 3 बच्चों की ये 4 गुना है और ये 2 गुना है। वो अंतर देखेगा, यहाँ 1 है, यहाँ 3, इसको 3 से ऊपर नीचे गुणा करेगा, यहाँ देखेगा 2 का अंतर, भाई दोनों में 2 2 का अंतर आ रहा है, तो यहाँ 2 की वैल्यू करेगा वो 6, 1 की वैल्यू 3, 4 की वैल्यू 12। बोले आदमी 12 का हो रहा है, तो बच्चे कितने साल के होंगे? फिर तो ऑप्शन में भी नहीं है, सीधी सी बात, तो इसका मतलब ये गलत हुआ, गलत हुआ। अब माइंड में आ रहा है यार मैंने तरीका तो सही किया था, तरीका तो मैंने सही किया था, सर ने बताया था कहीं, भाई जाहिर सी बात है आपने थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा होगा, तो ऐसा मेथड आपने देखा होगा, लेकिन उस कॉन्सेप्ट के पीछे जड़ क्या थी वो नहीं पढ़ा, या तो आपने ढंग से, या फिर आप उसको समझ नहीं पाए चीज़ों को। कैसे? आप मुझे बताना, ये तरीका जब लगाते हैं जब इसकी भी उम्र अगर 6 साल बढ़ रही है, तो इधर वाले की भी 6 साल बढ़ी हो। बोले सर ऐसा ही तो है, मैंने कहा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ बच्चा एक नहीं है, यहाँ बच्चे 3 है, और 3 बच्चों की उम्र, 3 बच्चे हैं यहाँ पर, B1 B2 B3, 3 बच्चे हैं, एक बच्चे की उम्र अगर 6 साल बढ़ेगी तो 3 बच्चों की उम्र 18 साल बढ़ेगी। भाई ये ध्यान देना, जल्दबाजी में हो गलती, या फिर कॉन्सेप्ट मजबूत नहीं हो तो गलती हो, लेकिन ये गलती एक नॉर्मल सी हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा हर किसी से होती है, कोई शुरू में तुरंत पकड़ जाएगा कि ये मेथड इसमें लगेगा ही नहीं। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि मैन की उम्र तो 6 साल बढ़ेगी, लेकिन इस B1 B2 B3 तीनों की मिलाकर जो उम्र बढ़ेगी वो 18 साल बढ़ेगी, तो ये बराबर नहीं बढ़ रही है। तो फिर कौन सा मेथड? सर क्रॉस वाला भी देखा था, जब अलग अलग घट रहे बढ़ रहे हो, तो घट रहे बढ़ रहे हो तो अलग अलग याद आया कुछ, क्रॉस वाला मेथड लगा दो। कौन सा? देखो सर, एक मैन है और कुछ बच्चे हैं, बॉयज हैं, कुछ बच्चे हैं, 3 है, B1 B2 और B3। आप मुझे बताना, मैन की उम्र है, इन बच्चों की आयु का योग, तीनों बच्चों की जो आयु का योग होगा उसका 4 गुना है, तो अगर इसकी आयु 1 है तो इसकी 4 होगी। 6 साल बाद, 6 साल बाद इनकी आयु अगर 1 है तो इसकी आयु 2 हो जाएगी। अब मुझे बताओ ये जो रेशियो है ये कब का है? सर वर्तमान का है।
ये जो रेशियो है ये कब का है, 6 साल बाद का है। तो भैया जी मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ भाई, क्या कि आदमी की उम्र यहाँ से यहाँ तक आने में, सर यहाँ तो एक ही आदमी, तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितने साल उम्र बढ़ गई सर, 6 साल उम्र बढ़ गई, बोलो हाँ या ना। लेकिन इन तीनों बच्चों की आयु यहाँ से यहाँ तक आने में कितने साल बढ़नी चाहिए सर, अगर वर्तमान से यानी प्रेजेंट से 6 साल बाद तक जाओगे तो उम्र 6 साल बढ़ेगी। यहाँ 3 बच्चे हैं तो तीनों की बच्चों की उम्र 6 साल बढ़ेगी, तो 3 बच्चों की उम्र टोटल कितनी साल बढ़ जाएगी, 18 साल। मतलब सर यहाँ से यहाँ तक आओगे तो इनकी उम्र 18 साल बढ़ेगी, इनकी उम्र 6 साल बढ़ेगी। अब लगा दो क्रॉस वाला जो मेथड था, लगा दो। ये सारी चीज़ें आप थ्योरी में पढ़ रखे हैं, क्रॉस क्यों करते हैं क्यों नहीं, सारी चीज़ें। यहाँ तो एग्जाम के अकॉर्डिंग तो सीधा समझना है कि क्या लगाओ। क्रॉस किया, 4 एकम 4, 2 एकम 2, 4 और 2 का अंतर हुआ 2। इधर 18 दूनी 36 और 6 एकम 6, 36 और 6 का जो अंतर है वो कितना है, 30 साल। यानी ये 30 क्या है, ये 30 कुछ और नहीं, इस 2 की वैल्यू ही 30 साल है। अगर 2 की वैल्यू 30 साल है तो 1 की वैल्यू 15। अगर 1 की वैल्यू 15 है तो मैन की वर्तमान चाहिए, यानी 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, 60 साल। यानी जो आदमी है अभी 60 साल का है, यही पूछा था कि वर्तमान उम्र आदमी की 60 साल होगी, यही चाहिए था। क्लियर। कई बार ध्यान देना, कई बार क्वेश्चन इस तरीके का हो जाता है, जैसे दो व्यक्ति हैं ए और बी, इनकी उम्र प्रेजेंट में इनका रेशियो 2:3 है। अब बोलेगा 4 साल बाद एक की उम्र और 5 साल पहले, ये मैं रैंडमली क्वेश्चन ले रहा हूँ, सटीक बैठे ना बैठे वो बात अलग है, माइनस हो सकता है इसमें। 5 साल पहले बी की आयु का रेशियो 1:2 हो जाता है। तो बताओ ए की वर्तमान आयु क्या है। अब या तो इक्वेशन बनाओगे आप, या फिर सर यहाँ 4 साल बाद ए और बी का जो रेशियो है वो 1:2 हो रहा है। सर ये 1:2 कब हुआ है, तो ए की आयु 4 साल बाद लिया, यानी यहाँ से यहाँ तक जाऊंगा तो 4 साल बाद हुआ है तो प्लस का 4, और दूसरे की आयु 5 साल पहले की है तो यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो 5 साल पहले की आयु है तो ये माइनस का 5 साल करोगे, और फिर वही क्रॉस मेथड लगा के जो पूछा निकाल देंगे। तो जरूरी नहीं है कि आगे ही बढ़ाए, जरूरी नहीं है कि पीछे ही बढ़ाए, ये मेथड हर जगह लगता है, चाहे गैप बराबर हो और चाहे नहीं हो। ये हर जगह लगता है, चाहे गैप बराबर हो और चाहे नहीं हो। बताओ किसी को डाउट हो, आसान था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये है अपना टेलीग्राम चैनल है, अगर किसी ने इसको ज्वाइन नहीं कर रखा है तो सबसे पहले इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर जितनी भी क्लासेज होती हैं या फिर कोई भी पीडीएफ्स वगैरह होती है वो सारी की सारी आपको इसी चैनल पे मिलेंगी। यहाँ तक कि जो अपन क्लास में पढ़ रहे हैं इसकी भी जो नोटेशन पीडीएफ यानी सॉल्यूशन के साथ जो पीडीएफ होगी वो इसी टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। उसके अलावा करंट अफेयर की डेली पीडीएफ अपलोड होती है, डेली की करंट अफेयर इसमें अपलोड होती है, तो डेली के हिसाब से पढ़ते रहोगे तो आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए वो बेनिफिशियल होगा। उसके अलावा ये अपना यूट्यूब चैनल है, अगर इसको किसी ने ज्वाइन नहीं कर रखा है यानी सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो पहले इसको सब्सक्राइब करके और बेल आइकन का जो बटन है उस पर प्रेस कर लेना, ताकि जो भी अपने क्लासेज आएंगे आगे वो सारे के सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। जो भी पीवाईक्यू अपन कर रहे हैं यहाँ पे, जितने भी पीवाईक्यू है वो सारे के सारे इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड होंगे। यहाँ जो पीवाईक्यू कर रहे हैं ये एक तरह से प्रैक्टिस के लिए हैं। यहाँ प्रैक्टिस के लिए कैसे कि सारे क्वेश्चंस मिक्सर में आएंगे, जैसे यहाँ पर परसेंटेज भी आया, प्रॉफिट लॉस भी आया, सारे क्वेश्चंस मिलेंगे एक ही पेपर के अंदर। अब किसी को लगता है कि मुझे तो पूरा का पूरा एक बैच के हिसाब से यानी पूरा एक सिस्टम वाइज पढ़ना है, यानी हर एक टॉपिक में हर एक कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर करना है, हर एक टॉपिक को हर एक कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर करना है अर्थमेटिक एडवांस, तो उनके लिए बैच भी है। ये जो यूट्यूब पे आ रहा है सारा प्रैक्टिस के लिए है, लेकिन अगर किसी को कंप्लीट करना है कॉन्सेप्ट वाइज कि हर एक कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस मिले और वहीं कॉन्सेप्ट को क्लियरिटी के साथ समझ सकें उसको भी कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है, तो वो सारा का सारा पूरा कंप्लीट इस बैच में है। ये जो बैच है ये मास्टर बैच, इसमें टोटल अर्थमेटिक और एडवांस दोनों है, अर्थमेटिक प्लस एडवांस। ये जो क्लासेज होंगी ये आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगी। उसके अलावा यहाँ पर जो भी मतलब क्वेश्चंस का जो लेवल है वो बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक क्वेश्चन है, यानी कि अगर किसी को अभी तक कुछ भी नहीं आता कि मुझे तो इसका कुछ भी नहीं पता, वो भी समझ पाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें बिल्कुल बेसिक से समझाया हुआ है पूरा कंप्लीट। ठीक है, कोई भी इंक्वायरी करनी है तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो, वैलिडिटी इसकी 1 ईयर।
किसी को कि नहीं मुझे तो पूरा नहीं, अर्थमेटिक एडवांस पूरा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अर्थमेटिक चाहिए, तो ओनली अर्थमेटिक भी है, वही रिकॉर्डेड फॉर्म में है, ये भी बिल्कुल जीरो से वही बेसिक से एडवांस लेवल तक है। इस नंबर पे आप मैसेज करके इंक्वायरी कर सकते हो। तीसरा, किसी को अर्थमेटिक नहीं ओनली एडवांस चाहिए, तो एडवांस लेवल एडवांस मैथ का भी स्पेशल अवेलेबल है, ये भी रिकॉर्डेड फॉर्म में ही अवेलेबल है। ये भी रिकॉर्डेड फॉर्म में ही अवेलेबल है, आप अपने हिसाब से कैसे भी देख सकते हो, जो सीक्वेंसिंग पढ़ा रखा है उसी सीक्वेंसिंग में करना होता है। ठीक है, तो इसकी भी इंक्वायरी चाहिए तो आप इस नंबर पे या तो आप क्या कर देना, मैसेज कर देना, या फिर जो भी बैच की आपको इंक्वायरी चाहिए, तो सारे के सारे बैचेज होते हैं वो आपके इस ऐप पे चलते हैं। तो प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड करना, डाउनलोड करने के बाद इस ऐप को ओपन करोगे तो इसमें सारे बैचेज शो होंगे, वो सारे बैचेज शो होंगे और उस बैचेज की जो डिटेल है वो सारे के सारे इसी ऐप के अंदर आपको मिल जाएगी। जो भी सारे डिटेल्स हैं बैच के बारे में वो सारी इस ऐप में मिल जाएंगी। तो आप जब इंक्वायरी करो तो उससे पहले एक बार मतलब इस ऐप को डाउनलोड करके और यहाँ से देख लेना, ताकि यहाँ से सारी डिटेल आपको मिल जाए। ठीक है, फिर भी अगर कोई इंक्वायरी करनी है तो आप जो नंबर दिया हुआ है उस पर आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी एंड सी जॉइंटली स्टार्टेड बिजनेस इन विच ए इन्वेस्टेड 7,000 फॉर 12 मंथ, बी इन्वेस्टेड 8,000 फॉर 10 मंथ, सी है 12,000 6 महीने के लिए। सबकी कैपिटल दे रखी है, सबका टाइम दे रखा है। ए वॉज द वर्किंग मेंबर ऑफ फॉर विच ही रिसीव्ड 20% ऑफ द प्रॉफिट एज हिज रिमनरेशन, यानी कि उसको जो सक्रिय पार्टनर है तो ए उसको 20% पैसा मिलेगा। टोटल 1 ईयर के बाद जो प्रॉफिट हुआ है इतना है, तो सी का शेयर कितना होगा। हिंदी वाले भी एक बार क्वेश्चन पढ़ लेना। आप मुझे बताना सर ए बी सी 3 व्यक्ति है, ए बी और सी। ए ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया था, ए ने इन्वेस्ट किया था 7,000 रुपये। बी ने कितना इन्वेस्ट किया था सर, बी ने किया है 8,000 रुपये। और भैया सी ने कितना इन्वेस्ट किया है सर, सी ने इन्वेस्ट किया 12,000। टाइम सबका क्या है, टाइम सबसे पहले सर ए ने 12 महीने के लिए, मुझे पता है प्रॉफिट का जो रेशियो आएगा कैपिटल और टाइम के मल्टीप्लाई के रेशियो के बराबर होता है। यानी जो प्रॉफिट होता है वो कैपिटल इनटू टाइम के रेशियो के बराबर। सर ये कैपिटल है, टाइम को इससे गुणा कर दो तो प्रॉफिट का रेशियो मिलेगा। टाइम ए का कितना था 12 महीने, बी का जो टाइम है, बी ने पैसा निवेश किया 10 महीने के लिए और सी ने जो पैसा निवेश किया है वो 6 महीने के लिए। ये जो रेशियो आया है ये किसका आया है सर, ये प्रॉफिट का। डायरेक्ट प्रॉफिट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कैपिटल को मैं टाइम से गुणा कर चुका हूँ। अब यहाँ से रेशियो बना दो सर, रेशियो बनाएंगे तो कितना आएगा, रेशियो बनाएंगे सबसे पहले 3 जीरो से 3 जीरो सब में उड़ा दो, 3 जीरो उड़ गई। 4 से मैं काट रहा हूं, 4 से तीनों में कटना चाहिए, ध्यान रखना बस। सर यहाँ इसमें पूरी वैल्यू में कोई भी कटे लेकिन कटना चाहिए। 4 से काटा 4 ते 12, 4 से काटा 2 बार, 4 से काटा 3 बार। इधर सर ए का आया 7 ते 21, बी का आया 2 गुना 10 20 और सी का आया 6 गुना 3 18, 6 गुना 3 18। यहाँ मुझे बताइए टोटल प्रॉफिट अपने हिसाब से कितना हुआ, 20 और 20 40 और 10 50 और 9 59। अपने हिसाब से टोटल जो प्रॉफिट है वो 59 रुपए हुआ। टोटल प्रॉफिट 59 रुपए होता, जिसको बांटना था वो 59 रुपए बांटने होते तो सी का प्रॉफिट 18 रुपए हो जाता। अगर टोटल 59 रुपए है तो सी का 18 हो जाता। अब एक ऑप्शन आपके पास ये है कि सर 18 में 9 आता है, 2 आता है, 9 और 2 आता है। यहां मुझे बताना, जब 18 का भाग दोगे आप, जब 18 का भाग दोगे तो ये 14,750, थोड़ा रैंडमली बता रहा हूं, मतलब थोड़ा शॉर्ट में, थोड़ा डायरेक्ट वे में, बाकी पूरा भी समझाऊंगा। इसका 20% इसने रख लिया, बच गया 80%, यानी 8 बटा 10, ये खत्म हुआ। सर यहां से जब आप सोल्व करोगे इसको, तो जब ये 59 है ये इधर भाग में आ जाएगा, 18 गुना में होगा, 18 गुना में होगा, जो 59 में 9 आ नहीं रहा भाई, 59 का सम ऑफ डिजिट 5 आ रहा है, 9 का भाग नहीं जाता, तो इस 18 में 9 आ रहा है जो कटेगा नहीं, ये श्योर हुआ। पहले इस बात पे अश्योर हुए कि सर ये 9 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा, तो एक बार ऑप्शन पे ये देख सकते हैं कि 9 का मल्टीपल, तो उस केस में आपके पास 3 ऑप्शन हट रहे हैं। सर 9 नहीं कटेगा, अभी मैं बताऊंगा पूरा, तो आपको समझ में आएगा कि 9 क्यों नहीं कट रहा। इस बात के लिए अपन श्योर हो चुके हैं कि इस 18 में जो 9 है ये कटेगा नहीं, ये आंसर तक चलेगा।
अगर आंसर तक चलेगा तो ये श्योर है कि आंसर जो भी आएगा उसमें 9 का भाग जाएगा, और 9 का भाग जाएगा तो सम ऑफ डिजिट 9 आएगा। इसका सम ऑफ डिजिट 4 था, इसका 6 है। इसका सम ऑफ डिजिट 7 है, इसका 9 है। सर इसमें भी भाग नहीं जाएगा 9 का, इसमें नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, एक की ऑप्शन है, यही मेरा उत्तर होगा। तो आंसर कितना जाएगा? 3600। बताओ किसी को डाउट हो तो। क्लियर? दूसरा पूरा देखो, जो प्रॉफिट बांटना है वो कितना है? सर जो प्रॉफिट बांटना है वो कितना है? सर यहाँ पे जो प्रॉफिट बांटना है, टोटल प्रॉफिट हुआ था 14,750, 750, लेकिन इसमें 20% हिस्सा तो ए को मिल गया। 20% तो ए काम कर रहा है तो लेके जाएगा। बचा कितना? सर 8, 80%। 80% यानी 8/10 बच गया। ये पैसा जो बचा है ना, ये बांटना है, और ये बटेगा इस रेशियो में, यानी इस 59 की वैल्यू ये है। तो एक की वैल्यू बताओ, तो देखो 0 से 0 खत्म हुआ। यहां से 25 नामत 225, 25 पंजे 125, 22 47, यानी 25 8 200। तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 200। अगर एक की वैल्यू 200 है तो 18 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3600। और यही आपसे क्वेश्चन पूछा था। अब ये कैलकुलेशन में मुझे नहीं लगता कि इसमें डाउट होना चाहिए किसी को, क्योंकि 59 से ये कट रहा है 25 बार, 0 कट गया, 25 गुना 8 200 होता है, यानी एक की वैल्यू 200 था, 18 की वैल्यू 3600 होगी। हाँ, अगर एक का हिस्सा पूछता तो सर 21 की वैल्यू 4200 तो याद था, लेकिन साथ में जो काम कर रहा है उसका पैसा मिल रहा है, इसका 20% पैसा और मिलेगा, यानी 14 दूनी 28 रे 2950, 2950 रुपए 20%, यानी 2950 और मिलता। तो ऐसे करके टोटल इसको पैसा 7150 मिल जाता अगर ए का पूछता तो। लेकिन यहाँ ए का नहीं पूछा, नहीं पूछा इसलिए आसान हो गया। अगर ए का पूछता आपसे, तो आप ए का 21 दूनी 4200 बताते एक तो, दूसरा उसका 20% निकालते। 75 का 20% 150 होता है, सॉरी 2 गुना 150 होता है, यानी 1 14 दूनी 28 रे 29, कितना आता? 9 2 11 4 2 6 ये। अब देखो, क्या एक का पैसा जो आएगा 21 का मल्टीपल देखूंगा? अब सर नहीं, क्यों नहीं देखूंगा? क्योंकि 21 का मल्टीपल तो सिर्फ 4200 था, ये तो नहीं था। जब दोनों का मल्टीपल होगा तभी तो समय आएगा, मल्टीपल आएगा। तो अब देखो 21 का मल्टीपल मत ढूंढने लग जाना, क्योंकि 7150 में ना तो 7 का भागने जा रहा ना 3 का जा रहा। तो आप जब मल्टीपल ढूंढो तो ये समझ में आना चाहिए कि कौन इसके मल्टीपल में होगा और कौन नहीं होगा। सीधा देखते ही नहीं, थोड़ा उसके पीछे गहराइयों को सोच लिया करो कि भाई कौन इसका मल्टीपल के पास जाएगा और कौन नहीं जाएगा। यहां अगर एक का पूछता तो मैं 21 का मल्टीपल बिल्कुल नहीं देखता, 21 में 7 और 3 आता है फिर भी मैं नहीं देखता। देखना होगा तो मुझे ये देखना होगा कि इसका पहले 20% निकालूंगा, उसमें 21 का जा रहा है कि नहीं जा रहा। अगर उसमें 21 का जा रहा है तो फिर 21 का मल्टीपल देखना, वरना नहीं देखना। बताओ भी किसी को डाउट हो तो। क्लियर हुआ सबको? आगे चलो, नेक्स्ट आओ। 5 पूर्णांकों का औसत 48 है, पहले 4 पूर्णांकों का औसत 5वें पूर्णांक का 50% है। तो 5वां पूर्णांक बताओ। आसान सा क्वेश्चन है। 5वां पूर्णांक मान लेता हूं, देखो 5वां पूर्णांक ऐसा मान लो कि उसका मैं 50% करूं तो पॉइंट ना बने। आप 5वां पॉइंट x मान लो, लेकिन इसका 50% करूंगा तो x/2 यानी फ्रैक्शन बन रहा है। तो फिर एक काम करो ना, 5वां पूर्णांक 2x मान लो ना, ताकि इसका फ्रैक्शन करो तो x ही आए, इसका फ्रैक्शन करो तो x ही आए। तो सर जो 5वां पूर्णांक है, ध्यान से समझना, जो फिफ्थ जो इंटीजर है उसको मैं k मान लेता हूं। कितना? 2k मान लेता हूं। कितना मान लिया मैंने? 2k। अब मुझे बताओ, जो पहले कितनी संख्याएं थी टोटल? 4 संख्या तो ये हैं और 5वीं संख्या ये है, ऐसा ही तो हुआ। सर 5वीं संख्या k है, तो अगर 2k है, अगर 5वीं संख्या 2k, तो ये जो शुरू की 4 संख्या है ना, इनका जो एवरेज है, इनका जो एवरेज है वो 5वीं संख्या का 50% है। और 5वीं संख्या, सर अगर 5वीं संख्या 2k है तो इसका 50% क्या होता है? k होता है। तो जो पहली 4 संख्याएं हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, पहली 4 संख्याएं जो है, इनका जो एवरेज है, इनका जो एवरेज है वो कितना होगा? सर एवरेज k होगा। क्यों होगा भाई साहब k? क्योंकि अगर 5वीं संख्या 2k है तो इन 4 संख्याओं का एवरेज k होगा। अब मुझे बताओ, अगर इन 4 संख्याओं का एवरेज k है तो इन चारों संख्याओं का योग क्या होगा? सर 4k होगा। बताओ हाँ या ना।
अगर इन चारों संख्या, अरे भाई मैं कहूँ चार संख्याओं का एवरेज के है तो इनका योग 4 के होगा, तो मुझे बताओ पांचों का योग कितना हुआ, 2 और 4 6 के। अपने हिसाब से पांचों संख्याओं का योग 6 के है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 5 पूर्णांकों का एवरेज 48 था। अगर 5 का एवरेज 48 है तो योग होगा 5 गुणा 48। बताओ हाँ या ना? योग होगा 5 गुना 48, यानी क्वेश्चन के हिसाब से 5 गुना 48 योग होना चाहिए। क्वेश्चन के हिसाब से योग होना चाहिए 5 गुना 48, और अपने हिसाब से जो योग आ रहा है वो 6 के आ रहा है। अगर 6 के की वैल्यू ये है तो एक की वैल्यू 6 8 48 और 8 पंजू 40, यानी के की वैल्यू 40 है। तो पांचवा पूर्णांक ये पूछ रहा है सर, के की सॉरी पांचवा पूर्णांक चाहिए ना, पांचवा पूर्णांक यानी ये, तो के की वैल्यू 40 दूनी कितना होगा 80, और यही आपसे क्वेश्चन पूछा था। बताओ किसी को डाउट हो तो बोलो हाँ या ना। कितना जाएगा 80। आसान सा था, जो क्वेश्चन कह रहा था वही मैंने किया, ना मेरी तरफ से कोई फॉर्मूला लगाया, ना मेरी तरफ से कोई ट्रिकबाजी लगाई, मुझे तो बस जो क्वेश्चन ने बोला था मैंने वही किया है। बताओ किसी को डाउट हो? क्लियर हुआ सबको? के नहीं मानो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि के न मान के क्या उखाड़ लेंगे अपन यहाँ, क्योंकि रेशियो में चल रहा है सारा, तो के मत मानो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। के तो थोड़ा समझने के पर्पज से बेटर हो जाता है, बाकी मत मानो, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट हो, 11 परिणामों का औसत 60 है, पहले 10 का 59 है, तो 11 बताओ सर 11वां परिणाम कितना होगा। अगर 11वां भी 59 ही हो जाता तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भाई साहब 11 का एवरेज तो 60 आ रहा है, यानी हर एक संख्या पे एक ज्यादा है, तो 11 संख्याओं पे 11 ज्यादा होगा। 59 60 और 10 कितना होगा 70, यही आपसे पूछा था। बेसिक थोड़ा सा जान लेते। देखो भाई 10 संख्याओं का एवरेज 59 है, ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे 10 संख्या है, ठीक है, और एक 11वीं संख्या ही है, तो 10 संख्याओं का एवरेज 59 है, यानी हर एक संख्या 59 59 लेके बैठी है, हर एक संख्या 59 59 59 लेके बैठी है, हर एक संख्या। फिर मैंने बोला 11 संख्याएं, 11 मतलब एक इसमें आगे बढ़ा दो, इन 11 संख्याओं का एवरेज 60 है, ये 60 है, 11 संख्याओं का एवरेज 60 है। अब मुझे 11वीं संख्या ये चाहिए कि ये क्या होगी। आप कहोगे सर अगर ये संख्या 59 हो जाती, भाई इन 10 संख्याओं का औसत 59 है, अगर ये संख्या भी 59 हो जाती तो सर एवरेज सबका 59 ही होता, 60 नहीं होता, यानी ये बात गलत होती, ये बात गलत होती। तो सर इसको गलत तो क्यों साबित करना, गलत तो करना ही नहीं इसको, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है इस बात को रखना है। तो मैंने कहा कि अगर मान लेता हूं कि एवरेज यानी 11वीं संख्या 59 होती, अगर 11वीं संख्या 59 होती तो इस एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एवरेज भी 59 ही होता। लेकिन सर ये एवरेज 59 नहीं, ये 60 है, यानी कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है। एवरेज एवरेज यानी एक पर अगर एक ज्यादा है तो टोटल 11 संख्याओं पे कितना ज्यादा है, 11 संख्याओं पे ये एक ज्यादा, ये एक ज्यादा, हर एक संख्या एक ज्यादा लेके बैठी है, तो 11 संख्याओं पे 11 ज्यादा होंगे, यानी 70 होगी, यानी ये जो संख्या ये 59 नहीं 70 होगी। अब योग करके देख लेना बराबर आएगा, क्योंकि ये जो 11 एक्स्ट्रा लेके जा रहा है ना, ये इसमें हर किसी में बांट चुका है। ये भाई एवरेज का मतलब है अपने सभी साथियों को बराबर लेके चलना, तो ये 11 जो एक्स्ट्रा लिया है ना, ये इसलिए लिया क्योंकि वो एवरेज बढ़ गया था। बताओ अब किसी को डाउट हो? आसान सा था। नेक्स्ट आओ, सेमी क्वेश्चन है, बस वैल्यू अलग है। इसने बोला है 58 59 था ना, हाँ ये 59 60 था, या 58 59 है, उसमें 59 60 था, और यहाँ हिंदी में थोड़ा चेंज है, 11 है, तो ये 11 लगा लेना। 11 परिणामों को 59 है, 10 का एवरेज 58 है, तो 11 बताओ। 10 का एवरेज 58 है, तो अगर 10 का एवरेज 58 यानी हर कोई संख्या 58 58 58 लेके बैठी है, तो 11वीं भी अगर 58 ही होती तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहां 11वीं 58 नहीं है, इसलिए एवरेज हो गया 59। पहले कितना था 58, कितना बढ़ गया, एक बढ़ गया। एवरेज एक बढ़ने का मतलब है कि एक संख्या पर एक बढ़ा है, तो 11 संख्याओं पे कितना बढ़ेगा, 11 बढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा 69, और यही आपसे क्वेश्चन पूछा था। बताओ किसी को डाउट हो? आसान था। नेक्स्ट आओ, रत्नेश और विनित बारी बारी से एक दिन छोड़कर काम करते हैं। रत्नेश पहले दिन काम शुरू करता है, संपूर्ण काम 54 सही 3/4 दिन में होता है। तो यदि रत्नेश अकेले उस काम को 48 दिन में पूरा कर सकता है, तो विनीत अकेला कितने दिन में करेगा। ये थोड़ा सा क्वेश्चन ठीक ठाक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कोई नया क्वेश्चन बन गया, नहीं, पहले पूछा हुआ है, एक बार नहीं कई बार पूछा है, CCCHSL में पूछा है ये क्वेश्चन, तो रेलवे में पूछा हुआ है ऐसा क्वेश्चन। तो देखो
पहले दिन काम करने कौन आएगा? रत्नेश, फिर विनीत। रत्नेश कितने दिन काम करेगा? 27 से 3/4 दिन करेगा। विनीत कितने दिन करेगा? 27 दिन करेगा। अरे भाई 54 दिन में, टोटल 54 दिन में 27 तो पूरे पूरे हो गए। फिर अगले दिन रत्नेश की बारी आएगी तो 3/4 दिन रत्नेश लेगा। तो रत्नेश कितना काम करेगा? आप तो मुझे ये बताओ सर, रत्नेश कितना काम करेगा? तो रत्नेश पूरा का पूरा काम कितने दिन में कर सकता है? 48 दिन में। काम किया कितने दिन तक? 27 सही 3/4। 27 सही 3/4 का मतलब कितना है? सर रत्नेश ने जो काम किया, मैं लिख देता हूं इस बात को यहाँ पे, रत्नेश ने जो काम किया है वो 27 सही 3/4 दिन किया है। 27 सही 3/4 दिन। रत्नेश ने जो काम किया है वो 27 सही 3/4 दिन तक किया था। और बाकी जो काम है वो किसने किया है? विनीत ने। बाकी जो काम है यानी जो शेष काम है विनीत ने किया था 27 दिन में। विनीत ने 27 दिन में किया था। अब मुझे बस ये पता करना है कि बाकी काम था कितना। तो सर यहाँ रत्नेश ने 27 दूनी 54 दूनी 108 दिन 111/4 दिन, 111/4 दिन तक रत्नेश ने काम किया है। तो मुझे बताओ रत्नेश 111/4 दिन में कितना काम करेगा? तो आपको सर पूरा काम करता है रत्नेश 48 दिन में। 48 में से 1/4 111/4 कितने में करेगा? 3 3 9 3 7 21 और 3 से 16 चौको 64। सर 37/64 काम कर दिया किसने? रत्नेश ने। अगर रत्नेश ने 37/64 काम कर दिया यानी 64 में 37 काम कर दिया रत्नेश ने। सर रत्नेश ने अगर 37 में 64 काम कर दिया, बचे कितने? सर बचे कितने? वो विनीत ने किया है। बचे कितने? सर बचे हैं कितने? सर 34 से घटा दो 27, 27/64 काम बच रहे हैं। ये किसने किया है? सर ये विनीत ने किया है। कितने दिन में? 27 दिन में। कितने दिन में? 27 दिन में। यानी 64 में 27 काम 27 दिन में किया है। तो पूरे 64 काम यानी पूरा का पूरा काम अगर विनीत को ही करना होता तो विनीत पूरा काम कितने में करेगा? 27 दिन में 27 काम, तो 64 काम करने में 64 दिन का वक्त लगा देगा। और यही आपसे क्वेश्चन पूछा था। ये बताओ किसी को डाउट हो तो बोलो हाँ या ना। कितने दिन का वक्त लगाएगा? 64 दिन का। क्लियर? मैं एक बार इसको थोड़ा और समझाता हूँ क्योंकि मुझे लगता है अभी किसी को डाउट हो सकता है। क्या हो सकता है कि या तो यहाँ या यहाँ कहीं ना कहीं हो सकता है, इसलिए मैं एक एक चीज को रिलेट करके थोड़ा धीरे धीरे समझा रहा हूँ, सुनना। एग्जाम के अकॉर्डिंग था ये कॉन्सेप्ट, आपको पता है, सारी चीजें पता है। तो आप ये भी नहीं लिखना, ये नहीं लिखना, आपको सिर्फ इतना लिखना है 37/64 बचा 27/64। अंदाजा लगा? अंदाजा क्या लगा कि 64 में 27 काम 27 दिन में, पूरे 64 काम 64 दिन में, ये अपना उत्तर होगा। इतना सोचना था। सुनो, होता क्या है कि पहले दिन फर्स्ट डे, फिर सेकंड डे, फिर फर्स्ट डे मतलब थर्ड डे, फिर फोर्थ डे, ऐसे चलते रहेंगे। पहले दिन काम आएगा रत्नेश, जिसको मैं आर लिख रहा हूं। दूसरे दिन काम करने आएगा विनीत। तीसरे दिन फिर रत्नेश आएगा। चौथे दिन फिर विनीत आएगा। पांचवें दिन फिर रत्नेश आएगा। छठे दिन विनीत आएगा। सातवें दिन रत्नेश, आठवें दिन विनीत, ऐसे चल करके काम चलता रहेगा। काम चलता रहेगा। आप मुझे बताना सर, ओड नंबर पे पहले दिन पे रत्नेश, तीसरे दिन पे रत्नेश, पांचवें दिन पे रत्नेश आ रहा है, यानी ओड नंबर पे रत्नेश आ रहा है। इवन नंबर यानी दूसरे दिन विनीत, चौथे दिन विनीत, छठे दिन विनीत, आठवें दिन विनीत, यानी इवन प्लेस पे विनीत आ रहा है। मैं पूछ रहा हूँ 50वें दिन कौन आएगा? सर विनीत ही आएगा। मैं पूछ रहा हूँ 52वें दिन कौन आएगा? विनीत ही आएगा। मैं पूछ रहा हूँ 54वें दिन कौन आएगा? विनीत ही आएगा। मैं पूछ रहा हूँ 56वें दिन कौन आएगा? विनीत ही आएगा। लेकिन यहाँ तो जाना ही नहीं है। तो सर मुझे ये पता चला 54वें दिन तो विनीत आया है। 54वें दिन। सर 1 से लेके 54 दिनों तक देखा तो 54 दिनों में 27 दिन तक तो कौन आया? 27 दिन तक तो रत्नेश आया है और 27 दिन ही विनीत आया है। 54 में से बताओ हाँ या ना? भाई आधे में रत्नेश है तो आधे में विनीत भी तो है। तो सर 54 दिन का मामला किया, 3/4 था, मैंने हटा दिया उसको, छोड़ो उसको एक बार। मैंने कहा 54 दिन में अगर काम हो जाता तो आप सीधा कह देते सर 54 दिनों में 27 दिन तक रत्नेश ने काम किया और 27 दिन तक विनीत ने काम किया। क्या यही हुआ है? अब तुम मुझे बताओ 53वें दिन कौन था? रत्नेश। अब सर 54वें दिन विनीत है, 55वें दिन कौन आएगा? सर 55वें दिन भाई साहब रत्नेश आएगा। लेकिन क्या 55वां दिन पूरा लगा? नहीं। तो इसमें मात्र 3/4 दिन लगे थे एक्स्ट्रा। तो ये 3/4 दिन सिर्फ किसने किया? रत्नेश ने।
तो रत्नेश ने 27 दिन ये कर दिए, 3/4 अगले लास्ट वाले दिन में कर दिए। इसलिए मैंने बोला कि रत्नेश ने पूरा जो काम हुआ था उसमें रत्नेश की भागीदारी थी 27 सही 3/4 दिन की। सर मुझे पता चल गया कि जो रत्नेश है वो 27 सही 3/4 दिन तक काम किया है, 27 सही 3/4 दिन तक काम किया है। और जो विनित है उसने मात्र 27 दिन तक काम किया है। विनित ने 27 दिन तक काम किया है। बताओ इतनी बात सबको क्लियर हुई क्या? बोल लो हाँ या ना। क्लियर? पहली बात, टोटल काम हुआ था 54 सही 3/4 दिन में। टोटल काम, जैसे क्वेश्चन ने पूछा कि भाई ये काम कौन कौन कर रहा है, आपने कहा रत्नेश और विनीत कर रहे हैं सर। मैंने कहा रत्नेश तू कितने दिन काम करने आया था? बोले महीने टोटल दिन तो 54 सही 3/4 दिन लगे हैं, लेकिन उसमें से रत्नेश ने कितने दिन काम किया है? बोले सर मैंने तो इतने दिन किया है। विनीत बोला मैंने 27 दिन किया है। अब मुझे ये पता चला कि सर रत्नेश ने जो काम किया है 111/4 दिन किया है। ये 111/4 दिन तक काम किया है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, सपोज करो एक आदमी है ए, वो पूरा काम कर सकता है 20 दिन में। कितने दिन में? 20 दिन में। अब मैं पूछ रहा हूं बताओ 15 दिन में कितना काम करेगा वो? फ्रैक्शन बताओ। तो आप पूरा एक बेसिक समझते हो तब ये कहते हो कि मान लेता हूं सर पूरा काम 20 काम है, 20 दिन में 20 काम, तो एक दिन में एक काम करेगा। 15 दिन में कितने काम करेगा? 15 काम। कितने में से? 20 में से। तो 15/20 बोलते हो 3/4। यही कहते हो। सर ये समझने के लिए है, डायरेक्ट मैं ये नहीं कह दूं क्या इसको कि सर मुझे 15 दिन तक काम करवाना है, तो 15 दिन में कितना काम करेगा? सर 15 दिन में कितना काम करेगा, तो पूरा काम कितने में करता है? 20 दिन में। तो 20 में से उसने 15 दिन ही काम किया है। काम हुआ मत मानो आप, 20 में से 15 दिन काम किया है, यानी 3/4 काम किया है। तो सर जितने दिन काम किया है उसमें भाग दे दो कि वो पूरा काम कर कितने दिन में रहा है। मैंने कहा ए है पूरा काम 20 दिन में करता है, 15 दिन में कितना काम करेगा? 15/20 करेगा। मैंने कहा कि भाई ए है पूरा काम 80 दिन में करता है, तो बताओ ए है 35 दिन में कितना काम करेगा? तो 35 दिन में कितना काम करेगा? सर 35/80 करेगा, यानी 80 में से 35 काम करेगा। यही तो हुआ। तो भैया जी मैंने यही पूछा आपसे कि जो रत्नेश है वो 111/4 दिन काम किया है। जो रत्नेश है वो पूरा काम कितने दिन में कर रहा था? सर रत्नेश पूरा काम 48 दिन में कर रहा है। अगर रत्नेश पूरा काम 48 दिन में कर रहा है, अगर रत्नेश पूरा काम 48 दिन में कर रहा है, तो उसने काम किया कितने दिन तक? 111/4 दिन तक किया है। कितने में से? 48 में से। यही तो हुआ। 111/4 दिन काम किया है। कितने दिन में से? टोटल पूरा 48 में करता है। ये पूरा का पूरा काम अगर रत्नेश को देता ना तो 48 दिन में चिपका देता उसको पूरे को, लेकिन पूरा टाइम दिया ही नहीं ना उसको तो मात्र 111/4 दिन दिया। तो 111/4 दिन में वो 48 में से कितना काम करेगा? सर भाग दे दो, इतना काम करेगा। और जब इसको भाग किया ना तो 111/4 या 48 नीचे गुणा होगा, तो मैंने 3 से काटा था, 3 3 और 3 7 21, सर 3 से 16, तो ऊपर 37 हुआ, नीचे 64, यानी 37/64 काम हो चुका है। 37/64 काम हो चुका है। 37/64 काम हो चुका है, यानी टोटल काम जितने भी थे उसमें से 37/64 काम किसने किए? रत्नेश ने। फिर बाकी काम किसने कर दिया? विनित ने कर दिया। बाकी काम विनित ने किया। कितना काम किया? सर 64 में 37 काम। अगर टोटल काम 64 थे तो 37 काम तो रत्नेश ने कर दिए। 37 काम रत्नेश ने कर दिए, तो विनित ने कितने काम किए? सर विनित ने 64 में 37 रत्नेश ने किया है, तो विनित ने किए हैं 27। कितने में से? 64 में। यानी 27/64 काम है ये किसने किया है? विनित ने। और इसको करने में कितना टाइम लगा था विनित को? 27 दिन। इसको करने में विनित को 27 दिन का वक्त लगा था। बताओ हाँ या ना। मतलब टोटल 64 काम थे ना, तो उसमें 27 काम किया था विनित ने, और 27 काम 27 दिन में किया था। अगर 27 काम इसने 27 दिन में किया तो ये पूरे 64 काम कितने में होंगे? सर ये 64 काम करवाना है, तो जो विनित है पूरा काम कितने में? सर अगर 27 काम 27 दिन में कर रहा है तो पूरे 64 काम कितने में? 27 काम 27 दिन में। एक काम एक दिन में, तो पूरे 64 काम कितने दिन में? 64 दिन में। ये आपने कोई पूछा था। बताओ किसको डाउट हो? तो अब मुझे नहीं लगता किसी को डाउट होना चाहिए, क्योंकि समझने का था ये क्वेश्चन।
आसान था, ना कोई कैलकुलेशन ना कुछ और, इतना कोई कठिन नहीं था, कोई नया क्वेश्चन नहीं था, पहले आ चुका है, एक बार नहीं कई बार क्वेश्चन आ चुका है। बताओ किसी को डाउट? क्लियर हुआ सबको? आगे चलो। वैसे भी आपको पता हो ना, तो जैसे आपने पढ़ा है हिस्सा और मैंने बताया था ये बात और डायरेक्ट बताया था कि अगर ये 2/3 काम 8 दिन में करता है तो पूरा काम कितने में करेगा? तो डायरेक्ट 8 है, ये 2/3 का उल्टा करके गुणा कर देते हैं। याद आ रहा है कुछ? ऐसा ही ये अगर 27/64 काम 27 दिन में है तो पूरा काम करना है तो इसका उल्टा कर दो, 27/64 का उल्टा 64/27, तो पूरा काम 64 दिन में। लेकिन वो तो डायरेक्ट याद रखने के पर्पज से था। आप तो इतना समझ चुके हैं भाई, मेंस का है तो जाहिर सी बात इतना तो समझ गए होंगे, इतनी चीजें तो पता भी होंगी आपको। नेक्स्ट आओ। 2400 मीटर की दौड़ में तरुण हरि को 60 सेकंड की शुरुआती बढ़त देता है और फिर भी उसे 40 सेकंड से हरा देता है। हरि की चाल 6 मीटर पर सेकंड है, तरुण की चाल बताओ। किसने दी शुरुआत? तरुण ने दी। किसको दी? हरि को। हरि फिर भी हार गया। मतलब हरि हारा क्यों? हरि इसलिए हारा क्योंकि हरि धीरे दौड़ रहा है। धीरे दौड़ रहा है तो हरि का टाइम ज्यादा होगा। जो आदमी धीरे धीरे दौड़ेगा उसको टाइम ज्यादा लगेगा, जो आदमी तेज दौड़ेगा उसको टाइम कम लगेगा। यहाँ हरि को ज्यादा टाइम लग रहा है, क्यों? क्योंकि हरि धीरे दौड़ रहा है। तो तरुण को टाइम कम लगेगा, तो सर हरि को कितना टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है? तो सर हरि की जो चाल है वो 6 मीटर पर सेकंड है, 2400 मीटर दौड़ है, तो हरि को जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है? सर हरि 2400 मीटर जाना है और 6 की स्पीड है। सर 6 की स्पीड से 6 चौके 2400, 400 सेकंड लग गए। अगर हरि को 400 सेकंड लग रहे हैं तो भाई साहब जो तरुण है उसको टाइम कम लगेगा। कितना कम लगेगा? 60 सेकंड शुरुआत दी, 40 सेकंड हरा दिया, यानी 100 सेकंड कम लगेगा। 100 सेकंड का टाइम कम लगेगा तो भाई साहब तरुण को तो 300 सेकंड ही लगे। तरुण को तो 300 सेकंड ही लगे हैं। और जो तरुण है वो पूरा 300 सेकंड कितनी देर में जाएगा? तरुण पूरा 300 सेकंड, पूरा कितनी दूर जाना है? 2400 मीटर। 2400 मीटर जाना है कितने सेकंड में? 300 सेकंड में। और सर भाग दिया तो कितना है? 8 मीटर पर सेकंड। ये क्या है? तरुण की स्पीड। तरुण 300 सेकंड में 2400 मीटर जा रहा है तो 1 सेकंड में जाएगा 8 मीटर। यही आपसे क्वेश्चन पूछा है। मुझे लगता है कि किसी को डाउट हो सकता है, क्या वो सिर्फ कन्फ्यूजन हो रहे होंगे या गोल मोड़ हो रहे होंगे, तो 100 सेकंड वाले मामले में हो रहे होंगे बस, और कोई फर्क नहीं। और कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को भी, ये 100 सेकंड वाले मामले में घूम रहे होंगे। तो ये 100 सेकंड वाला मामला मैं थोड़ा और समझा देता हूं, सुनना मेरी बात गौर से। अगर कोई एक आदमी दूसरे को टाइम में हराता है या टाइम में स्टार्ट देता है तो इसका मतलब दूरी पूरी की पूरी कवर होती है। दूरी पूरी कवर होती है। मतलब ये था कि यहां से भागा ए और यहां से भागा बी, यहां से भागा ए और यहां से भागा बी। सर एक जगह से ए भाग रहा है, दूसरी जगह से बी भाग रहा है। अब जो मुझे बताना, एक जगह से अगर ए भागेगा और दूसरी जगह से अगर बी भाग रहा है, दोनों का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सेम है, ठीक है? दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम। जैसे मान लो यहां से ये 7 बजे भागा, ए 7 बजे भागा है, ठीक है? ये हरि और ये ले लेता हूं नाम, तो 2 पॉइंट है बस। ये 2 व्यक्ति है, तरुण और हरि, तरुण और हरि, ठीक है? यहां सर तरुण और हरि खड़े थे। तरुण ने हरि को बोला कि देख भाई तू धीरे दौड़ता है, एक काम कर, तू 60 सेकंड तक, बोल रहा है कि 60 सेकंड का शुरुआत दिया। तरुण ने हरि को बोला तू 60 सेकंड तक भाग जितना तेरे को भागना है। तू जब 60 सेकंड तक भाग के आगे चला जाएगा, मुझे नहीं पता तू कहां पहुंचेगा, लेकिन तू जब 60 सेकंड हो जाएंगे ना, तब मैं यहां से दौड़ूंगा, तब मैं यहां से दौड़ूंगा। मान लो 7 बजे, 7 बजे तरुण और हरि दोनों दौड़ने के लिए तैयार हैं। 60 सेकंड का मतलब 1 मिनट, 60 सेकंड मतलब 1 मिनट। तो 1 मिनट बाद ये हरि है यहां से दौड़ के और हरि पहुंच जाएगा यहां पे कितने बजे? 7:01 पे। जब हरि यहां पहुंचेगा तब भाई साहब तरुण यहां से दौड़ना शुरू करेगा। कितने बजे दौड़ना शुरू करेगा? तरुण यहां से दौड़ना शुरू किया 7:01 पे। मतलब जब हरि यहां चला गया तब तरुण यहां से भागेगा। अब जब लास्ट में पहुंचने वाली बात आई, तो जब ये यहां पहुंच गया, कौन? तरुण। अब देखो तरुण यहां से भाग रहा है, हरि यहां पहुंच चुका है,
अब तरुण यहाँ से अपनी स्पीड लगाया खींच के, और जब तरुण भाग रहा है, ये हरी भाई साहब दौड़ रहा है धीरे धीरे। अब तरुण क्या करेगा, जाएगा और इस हरी को क्रॉस करेगा, क्रॉस करके और अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा तरुण। और जब तरुण यहाँ पहुंचा तब इसने पीछे से उसको बोला कि हरी को, भाई तू आ जा, तेरे से पहले मैं पहुंच चुका हूं, ये तो श्योर मैं जीत गया। अब जब तरुण यहां पहुंचा था तब ये हरी कहीं ना कहीं यहां दौड़ रहा होगा कहीं ना कहीं, लेकिन अभी रुका नहीं हरी। हरी बोला कि देख भाई, दौड़ूंगा तो पूरी दौड़ूंगा। हरी अभी भी दौड़ रहा है, अभी भी दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, और हरी यहां पहुंच गया। अब मुझे बताओ तरुण यहां कितने बजे पहुंचा? मान लेता हूं तरुण 8 बजे पहुंचा। 8 बजे पहुंचा तो जो हरी है ये हार गया, मतलब हरी इस तरुण के बाद पहुंचा है। कितने सेकंड बाद सर? 8 बजे के 40 सेकंड बाद, यानी 8 बजकर 40 सेकंड पे पहुंचा है। बताओ हाँ या ना? 8 बज के 40 सेकंड पे। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ हरी ने दौड़ना कहां से शुरू किया? सर किया तो यहीं से था। पहुंचा कहां पे हरी? लास्ट यहीं पहुंचा था, 8 बज के 40 मिनट पे, 40 सेकंड पे पहुंचा था यहां। तो क्या हरी ने भी पूरी दूरी कवर की है? और तरुण तो था ही पूरी दूरी कवर करने का, तरुण तो पूरी दूरी कवर किया। तो सर दूरी तो दोनों ने बराबर कवर की है, इसने भी और इसने भी, लेकिन टाइम किसको ज्यादा लग रहा है? ज्यादा टाइम हरी को लगा, क्योंकि हरी यहां से 7 बजे दौड़ने निकल गया था और वहां 8 बज के 40 सेकंड पे पहुंच रहा है। 8 बज के 40 सेकंड पे, जबकि जो तरुण भाई साहब है वो दौड़ना ही 7 बज के 1 मिनट पे शुरू किया था, और भाई साहब ये तो पहुंच गया फिक्स 8 बजे ही। तो टाइम कम किसको लग रहा है? तरुण को टाइम कम लगा। तरुण को कितना टाइम लगा? आप ऐसे देखो ना, तरुण को कितना टाइम लगा? 7 बज के 1 मिनट से 8 बजे तक, यानी 59 मिनट लग गए। और हरी को, हरी यहां से 7 बजे दौड़ा था और यहां 8 बज के 40 सेकंड पे पहुंच रहा है, यानी 1 घंटा, 1 घंटा का मतलब पूरी 60 मिनट और 40 सेकंड एक्स्ट्रा इसको लगी है। किसको? हरी को। ये टाइम किसका है? हरी का। और ये टाइम किसका है? तरुण का। तो टाइम किसका कम है? तरुण का कम है। तरुण का कम है किससे? हरी से। हरी ज्यादा टाइम ले रहा है, तो जो हार रहा है, मतलब सीधा देखो, सीधा देखो, जो हार रहा है मतलब धीरे दौड़ रहा है, धीरे दौड़ रहा है मतलब टाइम ज्यादा ले रहा है। समझ में आई बात? टाइम कितना ज्यादा ले रहा है? तो यहां से देखो सर, ये जो हरी है ये इससे, या फिर तरुण जो है इससे कितना टाइम कम ले रहा है? 59 मिनट ईयर 60 मिनट 40 सेकंड, यानी 1 मिनट 40 सेकंड कम ले रहा है। 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड, ईयर 40, ये 60 और 40 मतलब 100 सेकंड। तो सर जो तरुण है वो हरी से, तरुण जो है वो हरी से कितना सेकंड कम टाइम ले रहा है? तरुण जो है हरी से 100 सेकंड टाइम कम ले रहा है। हरी से तरुण जो है, तरुण जो है, तरुण का टाइम जो है, तरुण का जो टाइम है वो हरी से कितना कम है? हरी से 100 सेकंड कम ले रहा है। हरी से 100 सेकंड का टाइम क्या ले रहा है? कम ले रहा है। अब मुझे पता है हरी का टाइम, हरी 2400 मीटर जाने में 6 की स्पीड से 400 सेकंड ले रहा था। अगर 400 सेकंड हरी ले रहा है तो तरुण को भाई साहब मात्र 300 सेकंड ही लगी है। बताओ हाँ या ना? तरुण को मात्र 300 सेकंड, और तरुण पूरी की पूरी दूरी कितनी थी? 2400 मीटर। 2400 मीटर अगर 300 सेकंड में जा रहा है तो 1 सेकंड में कितना जाएगा? 8 मीटर पर सेकंड। और यही मुझे क्वेश्चन पूछा था। डायग्राम में इसका बना दूं थोड़ा रफली, ताकि पीडीएफ में रह जाएगा। यहां से दौड़ना शुरू किया था, तो जो हरी है, हरी है वो सिर्फ और सिर्फ यहां से पूरा का पूरा दौड़ा है। और जो हरी है वो पूरा का पूरा कितने सेकंड में दौड़ के गया था? 2400/4, यानी 400 सेकंड में। अब जो तरुण है, जो तरुण है वो, उसने भी दूरी तो पूरी की पूरी दौड़ी है, लेकिन तरुण है वो 60 सेकंड पहले उसको बगैर 40 सेकंड हरा दिया, यानी 100 सेकंड का टाइम कम लिया है तरुण ने। उसको 100 सेकंड ज्यादा लिए हैं कि भाई 100 सेकंड तक हरी को दिए हैं ज्यादा, कि भाग तू उतरे जितनी मर्जी है जितना। तो तरुण ने कितना सेकंड लिया? 400 माइनस 100, यानी 300 सेकंड। यही मुझे चाहिए था। रेस वाले क्वेश्चन हमेशा कभी भी इससे ध्यान रखना, तरीकों से रटे नहीं जाते रेस वाले क्वेश्चन। रेस वाले क्वेश्चन इससे समझे जाते हैं। समझ गए, फिर उसके बाद आपको डायग्राम फाइग्राम कुछ बनाने की जरूरत नहीं होती। क्लियर? नेक्स्ट आओ। इसका वैल्यू चाहिए, अलजेब्रा का क्वेश्चन आ गया। एडवांस मैथ के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं भैया। 2x माइनस 5y, 2z माइनस ये है और ये है। किसी को जीरो कर लो, z को जीरो करो तो, z को जीरो करो, दो ऑप्शन सेम हो जाएंगे, और y को जीरो करूंगा तो भी दो ऑप्शन सेम हो जाएंगे। वैसे थोड़ा सीधा अंदाजा लगा लो ना, देखो 2×5 = 10 ये है, 2×5 ये है, तो ये कट ही जाएगा सीधा सीधा। 2×2 = 4z² प्लस 25z² माइनस 25z², ये कट गया 25 वाला। तो बच गया कितना? प्लस का 4z² प्लस 4z² है, तो दो ऑप्शन खत्म।
यहाँ 5 पंजू 25 वाई स्क्वायर, 4 वाई 25 है 4 29 वाई स्क्वायर प्लस का है, 29 वाई स्क्वायर तो 19 है, इसमें ये खत्म हो जाएगा, ये अपना उत्तर होगा। अरे इसमें मत मानो, आप तो मानना चाहो तो मैं कह रहा हूँ जेड जीरो करो, जेड जीरो करो सर, ये जीरो होगा और ये जीरो, लेकिन ये जीरो, लेकिन जेड को जीरो किया तो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, अब तो दो ऑप्शन सेम हो गए। देखो 29 वाई स्क्वायर 29 वाई स्क्वायर, 19 वाई स्क्वायर 19 वाई स्क्वायर, तो अब जेड को कुछ और मानना पड़ेगा कुछ इस तरीके से ताकि वैल्यू पता चल जाए, है ना। अब आप कहो सर इतना लफड़ा क्यों करूं मैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है सर, 2 दूनी 4 जेड स्क्वायर प्लस 5 पंजू 25 वाई स्क्वायर माइनस 5 दूनी 10 दूनी 20 वाई जेड, 20 वाई जेड। अब 20 लिखने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें प्लस आएगा तो कटेगा, देख लो। 5 इसका लगाओ a प्लस बी का होल स्क्वायर, सर 5 का स्क्वायर क्या 25 जेड स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 वाई स्क्वायर प्लस 5 दूनी 10 दूनी 20 वाई जेड माइनस 25 जेड स्क्वायर। आप मुझे बताना अगर इसको काटूं तो 25 जेड कट ही जाएगा, तो 25 वाई स्क्वायर में 4 वाई स्क्वायर जोड़ा तो 29 वाई स्क्वायर, तो ये रहा। उसके बाद में सर ये 20 वाई जेड प्लस का और ये माइनस कट ही गया यहाँ, और ये प्लस में कितना बच गया 4 जेड स्क्वायर। यही मुझे क्वेश्चन चाहिए था। बताओ किसी को डाउट हो तो बोलो हाँ यार। क्लियर, नेक्स्ट आओ। सर 3 सेक स्क्वायर माइनस 1 ये दे रखा है इसका वैल्यू। जब भी ऑप्शन न्यूमेरिकल वैल्यू हो, जब भी ऑप्शन न्यूमेरिकल वैल्यू यानी ए पर डिपेंड नहीं है, तो जब भी ऑप्शन न्यूमेरिकल वैल्यू हो तो उस केस में हमेशा वैल्यू पुट कर दो। कितनी पुट करो सर, सेक है tan कोट इसके रूप में है, तो सर ए की वैल्यू 45 रख दो, ए की वैल्यू 45 डिग्री। अगर ए की वैल्यू 45 रख दूं तो बताना 3 गुना सेक 45 की वैल्यू √2 होगी, √2 का स्क्वायर किया तो 2 माइनस 1। फिर यहाँ कोसेक 45 √2 होगा तो √2 माइनस 1। फिर यहाँ कोसेक 45 √2 होगा तो ये √2 प्लस 1 प्लस सर यहाँ आगे है 4 गुना कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर। यहाँ 45 रख लो ना रखो तो भी क्या फर्क पड़ रहा है, आपको पता है आइडेंटिटी कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर 1 होता है। कोई बात नहीं, वैल्यू रख रहा हूँ। कोसेक 45 √2 है, √2 का स्क्वायर 2 होगा, कोट 45 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होगा। मैंने कहीं कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, मैंने सीधा वैल्यू पुट कर दिया। सर सोल्व किया तो √2 माइनस 1 √2 प्लस 1 करूंगा तो a माइनस बी a प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की वैल्यू √2 है, √2 का स्क्वायर 2 होगा माइनस 1, और 2 माइनस 1 कितना होता है सर 1, यानी इनको गुणा किया तो 1 आया। 2 में से 1 घटाया 1, और इधर 3 है, 3 गुणा 1 कितना हुआ 3, प्लस यहाँ 2 में से 1 घटाया 1, 1 गुणा 4 कितना हुआ 4, तो आंसर कितना जाएगा 4 और 3 7। और यही आपसे क्वेश्चन पूछा था। बताओ किसी को डाउट हो तो वैल्यू पुट कर दो। बाकी मैंने कहा कि जितना फॉर्मूला याद होगा उतना जल्दी क्वेश्चन होता है। अब ऑप्शन न्यूमेरिकल वैल्यू रख दिया। अब सर यहाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन मुझे करनी पड़ी, हल्की सी कैलकुलेशन। किसी को अगर फॉर्मूला याद है ना, किसी को फॉर्मूला याद है तो सुनना मेरी बात है। सर सेक स्क्वायर माइनस 1 होता है tan स्क्वायर, tan स्क्वायर होता है सर कोसेक माइनस 1 कोसेक प्लस कोसेक स्क्वायर माइनस 1 होता है, और उसका मतलब कोट स्क्वायर होता है। सर टैन और कोट दोनों कट जाएंगे, सिर्फ बचेगा 3। कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर 1 होता है, ये बचेगा सिर्फ 4। 3 में 4 जोड़ूंगा उत्तर होगा मेरा 7। ना मेरी कैलकुलेशन कुछ करनी पड़ी ना कुछ और, लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूं कि जब ऑप्शन आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दिख रहे हो ना तो ज्यादा लफड़े में पड़ो ही मत, सीधा सीधा वैल्यू पुट कर दो। बाकी इसमें मैं बता रहा हूं तरीके से। सर ये 3 सेक स्क्वायर माइनस 1, उसके बाद ये कोसेक a माइनस 1 कोसेक a प्लस 1 है तो क्या होगा ये कोसेक स्क्वायर a माइनस 1। फिर प्लस में 4 प्लस में है 4, आगे है कोसेक स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर। याद करो दो आइडेंटिटी, ट्रिगो की दो आइडेंटिटी याद करो कौन कौन सी। सर एक तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है क्या, सेक स्क्वायर यहीं रहने दो, प्लस 1 को इधर लेके आऊंगा माइनस होगा, माइनस tan स्क्वायर इधर प्लस का होगा, तो सेक स्क्वायर माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर होता है। तो ये 3 तो है ही, ये जो सेक स्क्वायर माइनस 1 है इसकी वैल्यू हो गई सर tan स्क्वायर। ऐसे ही याद करो कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर बराबर 1 होता है, सर ये 1 होता है, 1 को इधर लेके आऊंगा माइनस का होगा, तो कोसेक स्क्वायर माइनस 1 बराबर होगा कोट स्क्वायर। सर ये कोसेक स्क्वायर माइनस 1 कोट स्क्वायर के बराबर होगा। प्लस 4 गुना सर ये कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर तो 1 होता ही है,
आप मुझे बताना सर, क्या यहाँ tan स्क्वायर है सर, ये कोट किसका उल्टा होता है? tan का ही तो उल्टा होता है भाई। कोट स्क्वायर tan का ही तो उल्टा होता है, और जब ये tan का ही उल्टा होता है तो ये कटेंगे, जब पता है कटेंगे तो काटो ना फिर इसको। बचा कितना? इधर 3 बच गया, इधर 4 बच गया, बीच में प्लस है। ये कोट स्क्वायर थीटा था ना, ये पूरा कट गया, इधर +4 गुना सर, यहाँ इधर 3 बच गया, इधर +4 बच गया, तो आंसर कितना है? 7। यही आपसे क्वेश्चन पूछा था, बताओ हाँ या ना। बाकी फिर भी मैं तो यही कहूंगा कि भाई ऑप्शन से मतलब वैल्यू पुट करके करो इसको, क्योंकि वहां इतना सोचोगे यार किसको गुणा करो किसको नहीं करो, इतनी देर में तो आप वैल्यू सोल्व कर दोगे, है ना। नेक्स्ट आओ, वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि ऑप्शन देखो न्यूमेरिकल वैल्यू है सारे, वैल्यू पुट कर दो। ध्यान देना, साइन कोस है, साइन कोस का टर्म है, ये कोसेक है, तो जीरो तो रखना मत, क्योंकि साइन अगर जीरो रखते हो तो कोसेक जीरो इनफाइनाइट बनेगा, जीरो इनफाइनाइट बन जाएगा। तो सर ए की वैल्यू 90 रख दो, बिल्कुल 90 रख दो, क्यों? क्योंकि सर कोसेक 90 का मान 1 होता है, रख दो। आप मुझे बताना, साइन ए बराबर 90 रख रहा हूं, साइन 90 की वैल्यू 1, कोस 90 की वैल्यू 0, यहाँ कोस 90 जीरो होगा, जीरो को इससे गुणा करोगे तो जीरो ही रहेगा, बोले हाँ जी सर रहेगा, माइनस। यहाँ बताना, साइन 90 की वैल्यू 1, 1 की पावर 4 1, माइनस कोस 90 की वैल्यू 1 प्लस 1, और कोसेक 90 की वैल्यू 1 ही होगी सर, ये लोग गुणा 1 कर दिया, 1 प्लस जीरो 1 माइनस। यहाँ देखो एक ये +1 रहेगी, ये सॉरी तीनों कैसे कर दिया, ये जीरो है ना, कोस क्या है, जीरो है, तो 1 है। देखो साइन 90 1 हुआ, माइनस कोस 90 क्या होगा, 0, और +1, और फिर गुणा 1, तो 1 और 1 2, 2 में से 0 घटाऊंगा 2 आएगा, 2 को 1 से गुणा किया 2, और 1 में से 2 घटाया तो -1, और यही मेरा उत्तर होगा, और यही क्वेश्चन पूछा था। बताओ भाई किसी को डाउट हो तो, तरीके से करना चाहो तो बता दो थोड़ा सा। साइन 6 प्लस कोस 6 है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 - 3 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, याद आया कुछ? तो यहां से ये प्लस का है, ये माइनस से तो कटेगा, तो सर ये कटेगा तो सिर्फ 1 बचेगा। एक लगाना है, यहाँ साइन 4a माइनस कोस 4a है, इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाना, तो एक बार a प्लस बी करोगे तो 1 होगा, एक बार a माइनस बी करोगे तो साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर होगा, और इधर +1 है तो ये 1 माइनस कोस स्क्वायर वापस साइन स्क्वायर हो जाएगा, और साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर होगा, और 2 साइन स्क्वायर आगे कोसेक स्क्वायर काटोगे तो 1/sin से कटेगा, तो इधर तो बच रहा था 1, और ये माइनस इधर बचेगा 2, और 1 - 2 -1, यही आंसर आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर्मूला बस अगर आए तो, यहाँ इसका जो फॉर्मूला है ये है, इसका फॉर्मूला 1 - 3 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर होता है। सच बात तो ये है कि क्वेश्चन एग्जाम प्री वगैरह में तो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा हुआ है, इसलिए कुछ चीजें थोड़ी सी ध्यान भी होनी चाहिए, बाकी ऐसे क्वेश्चंस में तो ऑप्शन उठा के सॉरी वैल्यू पुट कर दिया करो सीधा सीधा। ठीक है, नेक्स्ट आओ। त्रिभुज पी क्यू आर में अंतः केंद्र ए है, तो कोण क्यू ए आर 116 है, तो कोण क्यू पी आर बताओ कितना होगा। आप मुझे बताओ, अगर कोण क्यू पी आर थीटा होता है तो ये ए कौन सा है, अंतः केंद्र पर बना कोण है, तो ये क्या होता है 90 प्लस θ/2। सर ये 90 प्लस है, 90 प्लस थीटा की जगह कौन है, कोण क्यू पी आर, कोण क्यू पी आर मतलब कोण पी का आधा, और ये वैल्यू है 116, तो सर यहाँ 90 घटाओगे कितना बचेगा, 20 × 26 दूनी 52, तो कोण पी की वैल्यू 52 आ जाएगी, यही चाहिए। कई जगह क्वेश्चन क्या डायरेक्ट मिल जाता है तो आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, बाकी मैं फिर भी बता दूं, यहाँ पे ये पी क्यू आर है, ये इसका ए है, सर ये लो। अब आप याद करो, अंतः केंद्र में अगर ये कोण थीटा है तो सर ये कोण क्या होता है, 90 प्लस θ/2 होता है, तो इस 90 प्लस θ/2 जो अंतः केंद्र पर कोण है, इस 90 प्लस p/2, थीटा का मतलब p तो है, इसकी वैल्यू दे रखी है, थीटा मतलब 52 आ जाएगा, यही चाहिए था। बताओ किसी को डाउट? आसान था। नेक्स्ट आओ। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB और CD के समांतर है। जब इस तरीके क्वेश्चन आए तो पहले तो एक बार डायग्राम बनाना, क्योंकि डायग्राम बनाने से आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी कि क्या वही चाहिए क्या जो मैं सोच रहा हूँ, या फिर कहीं कोई क्वेश्चन में चेंज कर दिया, क्या पता कोई वैल्यू थोड़ी सी हड़की मुड़की भी इधर उधर कर दिया, मामला पूरा खत्म। तो इसलिए पहले एक बार डायग्राम बना लिया करो हमेशा। हाँ, अगर आपको एक बार पढ़ते ही समझ में आ रहा है कि डायग्राम क्या है, जैसे इस क्वेश्चन में
इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि इसको पढ़ते ही समझ में आ रहा है कि भाई ये ए है और यहाँ पर ये एंगल बन रहा है, क्योंकि पी क्यू आर सर ये ए अंतः केंद्र इन सेंटर वाला है, थीटा है तो थीटा 90 प्लस थीटा बाई 2। तो इसमें डायग्राम बनाने की कतई जरूरत नहीं है। लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन में 4 लाइन को आप माइंड में तो पूरा रीड नहीं कर पाएंगे ना। हाँ, अगर आपकी लैंग्वेज वो ही आ जाती है जो आपने पढ़ी हुई है, तब तो आप बिना डायग्राम कर दोगे। और लैंग्वेज पढ़ी हुई क्या आती है कि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, ए बी पैरेलल टू सी डी, ए डी और बी सी, ये जो बी सी और ए डी के मिड पॉइंट डी और ई है, ए और एफ है, ई एफ की वैल्यू बताओ इस तरीके से। या फिर कभी किसी ने जब थ्योरी पढ़ी होगी तो ए बी सी डी जगह पी क्यू आर एस पढ़ा होगा किसी ने तो वो रटा तो जाता नहीं है। तो इसलिए जब क्वेश्चन एक बार मिल जाता है ना, तो एक बार क्या कर लिया करो, उसकी लैंग्वेज पढ़ते हुए सीधा सीधा बस पढ़ते रहो, डायग्राम बनाते रहो, कुछ नहीं। टाइम उतना ही लगना जितना आप क्वेश्चन पढ़ के समझोगे, उतना ही टाइम इसमें लगना है डायग्राम में। डायग्राम बनते ही सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी कि थोड़ा बहुत भी चेंज कर दे कहीं क्वेश्चन में तो पता चल जाए। देखो, ये बिंदु ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। यहां बोल रहा है कि ये दोनों पैरेलल है, सर बिल्कुल है। फिर बोला है ई और एफ भुजाओं ए डी और बी सी, ये ए डी का मध्य बिंदु ई है और ये एफ है। ठीक है, समांतर भुजाएं नहीं है, इनका मध्य बिंदु है। ई एफ ए बी के समांतर है, ये लो। अब समझ गए सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझ गए, 3 लाइन ही तो खींचनी पड़ी, लेकिन समझ तो गए ना पूरा क्लियर। यानी श्योर हो आप इस बात पे कि जो मैं सोच रहा हूँ वही चाहिए। क्या? कि मुझे ई एफ चाहिए जिसमें ए बी 18 है, सॉरी 28 है और ये 18 है। अब आप याद करो, जब समलंब चतुर्भुज होता है, समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी होता है, तो जब इसमें ये मिड पॉइंट ई और एफ है, तो ये भुजा ए है, ये बी है, तो सर जब ई एफ मिड पॉइंट हो किसके, भुजाओं के, कौन सी भुजा, असमांतर भुजा, तो अगर मिड पॉइंट होते हैं तो इस ई एफ की लंबाई होती है ए प्लस बी बटा 2। याद आया कुछ? एक और पढ़ा था आपने कि जब दो एक पैरेललोग्राम है और सर पैरेललोग्राम के अंदर ये भुजा ए है और ये भुजा बी है, इसका विकिरण है, इस विकिरण का मिड पॉइंट ई है और इसका एफ है। अब ये विकिरणों के जो मिड पॉइंट है इसकी लंबाई चाहिए, तो सर इन दोनों को घटा के फिर 2 का भाग दे देते हैं। ये 2 कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हुए हैं। जब विकिरणों के मध्य बिंदु होते हैं तो घटा के 2 का भाग देते हैं, और जब भुजाओं के मध्य बिंदु है तो जोड़ के 2 का भाग देते हैं। सर यहाँ तो भुजाओं के मध्य बिंदु चाहिए, भुजाओं का मध्य बिंदु यानी ई से एफ। तो ई एफ कुछ और नहीं, ए प्लस बी बटा 2 होगा, यानी 28 प्लस 18 बटा 2 होगा। 28 8 36 23, आंसर कितना जाएगा 23। और यही आपसे क्वेश्चन पूछा था, बोलो हाँ या ना। ये है अपना टेलीग्राम चैनल है। अगर किसी ने इसको ज्वाइन नहीं कर रखा है तो सबसे पहले इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर जितनी भी क्लासेज होती हैं या फिर कोई भी पीडीएफ्स वगैरह होती है वो सारी की सारी आपको इसी चैनल पे मिलेंगी। यहाँ तक कि जो अपन क्लास में पढ़ रहे हैं इसकी भी जो नोटेशन पीडीएफ यानी सॉल्यूशन के साथ जो पीडीएफ होगी वो इसी टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। उसके अलावा करंट अफेयर की डेली पीडीएफ अपलोड होती है, डेली की करंट अफेयर इसमें अपलोड होती है, तो डेली के हिसाब से पढ़ते रहोगे तो आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए वो बेनिफिशियल होगा। उसके अलावा ये अपना यूट्यूब चैनल है। अगर इसको किसी ने ज्वाइन नहीं कर रखा है यानी सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो पहले इसको सब्सक्राइब करके और बेल आइकन का जो बटन है उस पर प्रेस कर लेना, ताकि जो भी बटन जो भी अपने क्लासेज आएंगे आगे वो सारे के सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। जो भी पीवाईक्यू अपन कर रहे हैं यहाँ पे, जितने भी पीवाईक्यू है वो सारे के सारे इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड होंगे। यहाँ जो पीवाईक्यू कर रहे हैं ये एक तरह से प्रैक्टिस के लिए हैं। यहाँ प्रैक्टिस के लिए कैसे कि सारे क्वेश्चंस मिक्सर में आएंगे, जैसे यहाँ पर परसेंटेज भी आया, प्रॉफिट लॉस भी आया, सारे क्वेश्चंस मिलेंगे एक ही पेपर के अंदर। अब किसी को लगता है कि मुझे तो पूरा का पूरा एक बैच के हिसाब से यानी पूरा एक सिस्टम वाइज पढ़ना है, यानी हर एक टॉपिक में हर एक कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर करना है, हर एक टॉपिक को हर एक कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर करना है अर्थमेटिक एडवांस, तो उनके लिए बैच भी है। ये जो यूट्यूब पे आ रहा है सारा प्रैक्टिस के लिए है, लेकिन अगर किसी को कंप्लीट करना है कॉन्सेप्ट वाइज कि हर एक कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस मिले और वहीं कॉन्सेप्ट को क्लियरिटी के साथ समझ सकें उसको भी कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है, तो वो सारा का सारा पूरा कंप्लीट इस बैच में है। ये जो बैच है ये मास्टर बैच, इसमें टोटल अर्थमेटिक और एडवांस दोनों है, अर्थमेटिक प्लस एडवांस। ये जो क्लासेज होंगी ये आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगी, उसके अलावा यहाँ पर जो भी मतलब क्वेश्चंस का जो लेवल है वो बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक क्वेश्चन है। यानी कि अगर किसी को अभी तक कुछ भी नहीं आता कि मुझे तो इसका कुछ भी नहीं पता, वो भी समझ पाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें बिल्कुल बेसिक से समझाया हुआ है पूरा कंप्लीट। ठीक है, कोई भी इंक्वायरी करनी है तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो। वैलिडिटी इसकी 1 ईयर।
किसी को कि नहीं मुझे तो पूरा नहीं, अर्थमेटिक एडवांस पूरा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अर्थमेटिक चाहिए, तो ओनली अर्थमेटिक भी है, वही रिकॉर्डेड फॉर्म में है, ये भी बिल्कुल जीरो से वही बेसिक से एडवांस लेवल तक है। इस नंबर पे आप मैसेज करके इंक्वायरी कर सकते हो। तीसरा, किसी को अर्थमेटिक नहीं ओनली एडवांस चाहिए, तो एडवांस लेवल एडवांस मैथ का भी स्पेशल अवेलेबल है, ये भी रिकॉर्डेड फॉर्म में ही अवेलेबल है, ये भी रिकॉर्डेड फॉर्म में ही अवेलेबल है। आप अपने हिसाब से कैसे भी देख सकते हो, जो सीक्वेंसिंग पढ़ा रखा है उसी सीक्वेंसिंग में करना होता है, ठीक है। तो इसकी भी इंक्वायरी चाहिए तो आप इस नंबर पे या तो आप क्या कर देना, मैसेज कर देना, या फिर जो भी बैच की आपको इंक्वायरी चाहिए तो सारे के सारे बैचेज होते हैं वो आपके इस ऐप पे चलते हैं। तो प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड करना, डाउनलोड करने के बाद इस ऐप को ओपन करोगे तो इसमें सारे बैचेज शो होंगे, वो सारे बैचेज शो होंगे और उस बैचेज की जो डिटेल है वो सारे की सारी इसी ऐप के अंदर आपको मिल जाएगी। जो भी सारी डिटेल्स हैं बैच के बारे में वो सारी इस ऐप में मिल जाएंगी। तो आप जब इंक्वायरी करो तो उससे पहले एक बार इस ऐप को डाउनलोड करके और यहाँ से देख लेना, ताकि यहाँ से सारी डिटेल आपको मिल जाए, ठीक है। फिर भी अगर कोई इंक्वायरी करनी है तो आप जो नंबर दिया हुआ है उस पर आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। समान विकिरण और समान विपरीत भुजाओं वाला सब चतुर्भुज सदैव कौन सा होगा? सर समान विकिरण तो वर्ग में भी होते हैं और आयत में भी होते हैं, विकिरण बराबर ही होते हैं। समान विपरीत, विपरीत भुजा समान, चारों भुजा समान नहीं, विपरीत भुजा समान। सर वर्ग में तो चारों ही समान होती है, हालांकि विपरीत भी होती है लेकिन इसमें चारों समान होती है अपन डेफिनेशन के हिसाब से। और आयत में क्या होती है, आमने सामने की भुजाएं समान होती है। तो ऐसा कौन सा त्रिभुज होगा? सर ऐसा चतुर्भुज आयत होगा, रेक्टेंगल होगा। कौन सा होगा? रेक्टेंगल होगा। बताओ हाँ या ना। समचतुर्भुज में सर सारों भुजाएं सेम होती है समचतुर्भुज में। काइट तो पता है, काइट में ये दोनों और ये दोनों बराबर इस तरीके से। उसके अलावा समलंब का पता है, एक पेयर पैरेलल होता है। तो अगर आप ऑप्शन पे भी जाओगे ना तो आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सीधा आयत मिल जाएगा। नेक्स्ट आओ। एक बेलन की त्रिज्या 8/पाई आर, आयतन यह है, ऊंचाई बताओ। बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहां ध्यान देना, पाई है तो मैं पाई रख रहा हूं। सर पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितनी है? 8/पाई। रेडियस 8/पाई है, स्क्वायर करना है, स्क्वायर यानी 2 बार गुना, और गुना में जो ऊंचाई है वो h है, और ये बराबर में दे रखा है 448, बराबर में दे रखा है 448। सोल्व किया सर, पाई से पाई खत्म, 8 से 8 पंजू 40, 8 छे के 48, फिर 8 से काट दिया 7 बार, तो h बराबर आ गया 7। तो इधर बैठा है, पाई भाग में है तो इधर आके पाई किस में होगा? सर गुणा में होगा। और जब पाई गुणा में है तो बताना पाई की वैल्यू क्या होगी? 22/7। 7 से 7 खत्म होगा तो मेरा उत्तर आ जाएगा 22, और यही आपसे क्वेश्चन पूछा था। बोलो हाँ यार। क्लियर है सबको? आसान था। नेक्स्ट। For making a toy, a hemisphere is attached at one end of a cylinder and a cone is attached at the other end of the cylinder. एक इस बेलन है, उसके एक तरफ तो शंकु चिपका रखा है, एक तरफ अर्धगोलाकार। फिर ये बोल रहा है इनकी रेडियस है, कॉमन है सबकी, वो 4.2 है। हाइट सिलेंडर की और कोन की 7 है। तो वॉल्यूम चाहिए कंप्लीट का। हिंदी वाले भी देख लेना भाई। होता कुछ ऐसा है कि सर ये एक बेलन है, इसके बेलन के एक सिरे पर तो अर्धगोला जोड़ा हुआ है। सर ये एक सिरा जो ऊपर वाला, इसके ऊपर तो अर्धगोला जोड़ दिया, और नीचे वाला एक सिरा है जिसके ऊपर शंकु जोड़ दिया। ये लो भाई शंकु। रेडियस है सबकी बराबर है, रेडियस इस अर्धगोले की रेडियस है वो भी 4.2 है, इसकी जो रेडियस है ये भी 4.2 है। तो सर रेडियस तो सबकी ही सेम है 4.2। रेडियस चाहे अर्धगोले के ले लेना, चाहे बेलन के ले लेना, चाहे शंकु के ले लेना, रेडियस सबकी सेम है। फिर हाइट है, सर हाइट इस गोले की बात करूं तो गोले की जो हाइट होगी वो उतनी ही होगी जितनी इसकी रेडियस है, जितनी रेडियस है उतनी हाइट है। लेकिन शंकु, ये जो बेलन है, इस बेलन की हाइट मुझे पता है। सर इस बेलन की जो हाइट है वो मुझे पता है कितनी है, 7 है। और जो इसकी शंकु की हाइट है सर ये भी कितनी है, 7 है। तो सर हाइट किस में आएगी? एक तो बेलन में आएगी और शंकु में आएगी। तो जो एच आएगा वो 7 है, हाइट आएगी वो 7 है, दोनों के बराबर है। हाइट है दोनों के बराबर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चाहिए क्या? आयतन। अब सुनो, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या क्या है इसमें? एक तो अर्धगोला है, सर अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। बोलो हाँ या ना? बोले हाँ जी सर होता तो है। प्लस फिर एक बेलन आया इसमें, सर ये बेलन आया, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। बोलो हाँ या ना? बोले हाँ जी सर ये भी होता है। फिर तीसरा शंकु आया नीचे, शंकु का आयतन, सर शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है क्या? बोलो हाँ जी। बोलो हाँ जी सर होता है।
अगर थोड़ा सा आप रिलेशन लगाना चाहो तो इसमें रिलेशन देख सकते हो आप, क्या 0.6 गुना, लेकिन छोड़ो क्या मतलब उससे, सुनो देखो। सर ये पाई आर स्क्वायर एच है, देखो ये पाई आर स्क्वायर एच है, और इधर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है, और इधर 1 है। जोड़ूंगा तो 3 एकम 3 एक 4, अगर जोड़ूंगा तो 4/3 पाई आर स्क्वायर एच नहीं हो गया क्या? बताओ हाँ या ना, होता है कि नहीं? अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो 4/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा ना। तो आप मुझे बताना सीधा सीधा, इधर तो है 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब, और सर अगर इन दोनों को जोड़ दूं, इन दोनों को तो जोड़ूंगा तो 4/3 पाई आर स्क्वायर एच आ रहा है, 4/3 पाई आर स्क्वायर एच। सर ऐसा करने से क्या फायदा है? फायदा ये कुछ चीजें कॉमन आ जाएंगी, कैलकुलेशन थोड़ी सस्ती हो जाएगी, बस ये फायदा बन सकता है। और तो अपना क्या ही फायदा होगा इसमें। तो देखो ये लो भाई, सर दोनों में से कॉमन बताओ क्या आएगा? देखो बट्टे में 3, बट्टे ऊपर 2, सर 2/3 पाई आर स्क्वायर में कॉमन ले लूं, किसी को दिक्कत? 2/3 पाई आर क्यूब है, इसमें 2/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले ले तो अंदर बच गया सर एक तो आर प्लस, यहाँ 4/3 में 2/3 ले लिया तो बच गया 2, पाई ले लिया, आर स्क्वायर ले लिया, बच गया एच, तो सर अंदर बच गया 2h, ये बच गया। अब वैल्यू रखनी है सर, वैल्यू रख दो 2/3 पाई, पाई की वैल्यू है 22/7, आर स्क्वायर रेडियस 4.2 है, स्क्वायर करना है यानी 2 बार गुणा, ये लो भाई। अब बताना अंदर आर, आर कितना है 4.2 प्लस 2h, एच कितना है 7, तो 7 गुणा 2 14 होगा, और 14 में 4.2 जोड़ूंगा ना तो 14 और 4 18.2 होगा। बता दो मुझे किसी को डाउट है क्या? ये वैल्यू पुट की है सिर्फ भाई, थोड़ी कैलकुलेशन इसमें यार, कैलकुलेशन तो क्या है, ये बस कॉमन ले लिया अपन ने। अब ऑप्शन पे नजर रखना, 7 से मैंने काटा, 7 × 21, सर 21 दूनी 42 यानी 0.2। सर एक बात श्योर है कि पॉइंट के बाद 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, पॉइंट के बाद 3 डिजिट आएंगी, ऑप्शन में 3 डिजिट भी है, इसलिए ये तो नहीं कह सकते कि अप्रोक्स बनना। हाँ अगर ऑप्शन में ऐसा होता, ये नहीं होता, तो आप समझ जाते, हालांकि क्वेश्चन नहीं लिखा कि अप्रोक्स में निकालो, लेकिन 2-2 डिजिट होती तो आप समझ जाते कि आंसर अप्रोक्स में है। लेकिन अब सर बात बन गई, क्योंकि 3 डिजिट, पॉइंट के बाद 1, पॉइंट के बाद 1, पॉइंट के बाद 1, यानी पॉइंट के बाद टोटल 3 डिजिट है। अगर 3 डिजिट है तो ये आंसर नहीं होगा। अब सर पॉइंट का मामला खत्म, लास्ट डिजिट इसमें 5 और इसमें 2 चेक करो, इसका लास्ट डिजिट है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, सर लास्ट में 2 आएगा, लास्ट में 2 आएगा सर, इसमें 5 है तो ये ऑप्शन खत्म। तो आंसर आ जाएगा 672.672, और यही आपसे क्वेश्चन पूछा था। बताओ किसी को डाउट? क्लियर सबको? नेक्स्ट आओ। एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, 6 गुना भुजा स्क्वायर जो कि 1728 है। सर ए स्क्वायर बराबर कितना आएगा? 6 दूनी 12, 5 6 8 48, और 4 8 38, 288 बचा। 288 को मैं लिख सकता हूँ कितना सर? 288 को 144 गुणा 2, तो ए बराबर आ जाएगा 12√2। क्लियर? सर ये 288 को लिखा 144 गुणा 2 रूट करोगे तो 144 का रूट 12 होगा, अंदर 2 बच गया। वॉल्यूम मुझे चाहिए, और सर आयतन होता है वो भुजा की पावर 3 होता है, यानी 12√2 की पावर 3 करना है। 12√2 है, इसकी पावर 3 करना है। सर 12 की पावर 3 1728 होता है, बोलो हाँ या ना? √2 की घात 3 करोगे 2√2, सर 17 दूनी 34, 18 दूनी 56, 28 दूनी 56, और सर √2 3456 √2 आ जाएगा, और यही चाहिए था। ये आसान क्वेश्चन है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट आओ। दो गोले की जो त्रिज्याएं हैं, त्रिज्याओं का अनुपात 4:5 है, तो सर वॉल्यूम का अनुपात, सर गोला है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, इसमें 4/3 पाई है, ये कांस्टेंट है, तो रेडियस की पावर जो 3 करोगे वो ही किसका रेशियो आएगा? वॉल्यूम का। सर रेडियस 4 है तो आयतन होगा 4 की घात 3 64, रेडियस यहाँ 5 है तो आयतन होगा 5 की घात 3 125, तो सर वॉल्यूम आएगा 64 125 रेशियो, और यही चाहिए था। नेक्स्ट आओ भी। एक कंपनी में काम करने वाले वाणिज्य विज्ञान और कला की संख्या है 40 80 और 60, इनको पाई चार्ट द्वारा दर्शाया तो वाणिज्य स्नातकोत्तर के संगत कोण, वाणिज्य यानी कॉमर्स का, सर कॉमर्स का एंगल पूछ रहा है। आप मुझे बताओ टोटल जो तीनों मिला के कितना है? 40 और 60, 100 और 80 180, टोटल 180 है, जिसके ऊपर एंगल बनता है 360 डिग्री।
अगर 180 पर 360 डिग्री कोण बनता है तो वाणिज्य का कितना था? वाणिज्य ने कॉमर्स का तो 40 ही था। तो अगर 180 पे 360 डिग्री कोण बनता है तो 40 पे कितना बनेगा? सर इसका डबल है तो 40 का डबल 80 डिग्री बन जाएगा। यही आपको चाहिए था। यहाँ पता है ये क्वेश्चन किसका है? ये डीआई का क्वेश्चन है, लेकिन डीआई बना के नहीं दिया, बनाने के लिए बोल दिया। कैसे? सुनो, इसको पाई चार्ट में दर्शाना है। कितने यहाँ पर सेगमेंट हैं? इसके 3 है, कॉमर्स, साइंस और आर्ट। तो ऐसा हुआ है ये सर ऐसा हुआ है, इसके 3 सेगमेंट ऐसे बना दिए। एक कॉमर्स है, एक वाणिज्य है और एक आर्ट, ऐसे बना दिए। एक कॉमर्स है, ठीक है, एक साइंस है और एक है आर्ट्स। कॉमर्स में कितने विद्यार्थी हैं टोटल? कॉमर्स की संख्या है 40 और साइंस की संख्या है 80 और ये संख्या है 60। अब मुझे बताओ, टोटल 60 और 40, 100 और 80 टोटल मिला के 180 हुए। 180 पे पूरा कोण कितना बनता है? 360 डिग्री बनता है। तो मुझे कौन सा कोण चाहिए? सिर्फ मुझे एंगल चाहिए कॉमर्स वाला। कॉमर्स वाला कौन सा है? सर मुझे कॉमर्स वाला एंगल यानी ये वाला एंगल चाहिए। यानी 40 पर कितना एंगल बनेगा? ये एंगल चाहिए। तो सर 40 पे कितना बनेगा? ये इसका डबल हो रहा है तो 40 पे 80 डिग्री कोण बनेगा। यानी ये कोण 80 डिग्री होगा यहाँ पे। अगर ये पूछ लेता तो 80 का डबल 160 है और ये 60 का डबल 120 है। तो यहाँ पाई चार्ट अगर इसका डायग्राम बनाऊं तो ये बनता, इसका डायग्राम, इसका पाई चार्ट बनता। ये बताओ किसी को डाउट हो तो? क्लियर है सबको? नेक्स्ट आओ। एक परिवार में 7 चचेरे भाइयों का भार इतना है तो माध्य का, सर मीडियन के लिए पता करो कि टोटल कितनी वैल्यूज हैं। सर यहाँ 2 और 2 4, 2 6 एक 7, 7 वैल्यूज है। चेक करो 7 में 2 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा, तो एक जोड़ के 2 का भाग दे दो। 7 है, इसमें एक जोड़ के 2 का भाग दो। 7 और 1 8/2, 8/2 यानी चौथे टर्म, यानी चौथे नंबर पे जो वैल्यू होगी वही माध्यिका होगी। लेकिन चौथे नंबर पे डायरेक्ट नहीं देखना, आरोही क्रम में देखना है। आरोही क्रम यानी सबसे छोटी संख्या देखो कौन है। सबसे छोटी संख्या 54 है, पहले छोड़ दो। 59 है, दूसरे पे छोड़ दो। फिर 55 भी तो है। पहले 54 है, फिर 55 है दूसरे पे, फिर तीसरे पे 59 है, तो चौथे पे कौन है? 59 के बाद में 60 आएगा चौथे पे। सर चौथे नंबर पे 60 है तो जो फोर्थ टर्म होगी वो 60 होगी। तो यही क्या है? इसकी माध्यिका। और यही आपसे क्वेश्चन पूछा था। कैसे करते हैं मैं इसका पूरा बताता हूं। सबसे पहले डेटा होता है आरोही क्रम में लिख लिया करो, एस्केंडिंग ऑर्डर में। लेकिन मैं तो कहूंगा कि लिखा मत करो, जैसे मैंने छांटा वैसे ही छांटा करो। सबसे छोटी संख्या कौन है? सर सबसे छोटी संख्या 54 है, रखो। फिर उसके बाद 55, फिर उसके बाद 59 59, उसके बाद में है 60 62, 60 है, 62 है, 65 और 70। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 7 है। ध्यान देना, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर ओड होती हैं तो n+1/2वां पद जो होगा वही माध्यिका होती है। यहां टोटल कितने टर्म है? 7। तो n बराबर 7, 7 ओड ही तो है। और अगर ओड होता है तो 7 + 1/2। सर जो ओड होती है तो जो मीडियन होती है वो क्या होती है? n+1/2वां टर्म। n+1/2वां टर्म होता है कब? जब n बराबर क्या होता है? सर ओड होता है। n बराबर ओड होता है तो ये फॉर्मूला होता है। जब n यहाँ 7 रखा, 7 × 8/2, 8/2 यानी चौथे टर्म। सर चौथे टर्म पे कौन है? चेक करो। चौथे टर्म पे सर यहाँ 60 है, तो 60 ही क्या है? माध्यिका है। और यही मैंने यहाँ रखा था। बताओ हाँ या ना? अब मैंने किया क्या? ऐसे लिखा नहीं इसको। तो मुझे पता है सबसे छोटी संख्या से चलते रहो और चौथे नंबर पे जो संख्या आएगी वो माध्यिका होगी। तो सबसे छोटी इसमें 54 पहले नंबर पे आएगा, दूसरे नंबर 55, तीसरे नंबर पे 59, चौथे नंबर पे 60 आएगी। आगे की संख्या बाहर में जाए, अपने क्या मतलब है? सर बीच में संख्या 60 आएगी तो यही माध्यिका है। सीधा आप देखो ना, सर टोटल 7 संख्या थी, 3 इधर छोड़ा, 3 इधर छोड़ा, 3 इधर 3 इधर, तो बीच में 60 बैठा है। यही क्या होगा? इसकी माध्यिका होगी। बताओ हाँ या ना? और इसका दूसरा, सर n इवन हो तो, अगर n इवन होता है तो सर n में पहले 2 का भाग दो और फिर अगले टर्म लेना n/2 + 1वां। सर ये दोनों टर्म लेके उसमें 2 का भाग दे देना। 2 का भाग देने पर जो आए वही क्या होता है? मीडियन होती है। वही क्या होती है? मीडियन होती है। n की वैल्यू जैसे 8 आई तो 8 में 2 का भाग दो, 4, और अगली टर्म 5वीं लेनी होती है। तो चौथी और 5वीं टर्म जोड़ के 2 का भाग देते हैं तो मीडियन आती है जब n इवन होता है। क्लियर? नेक्स्ट आओ। यहां बोल रहा है कि ये डेटा है और इसमें से
88 को 93 से और 41 को 47 से मतलब प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, तो माध्यिका और पिछली माध्यिका के बीच का अंतर सुनो। पिछली माध्यिका पहले कितनी थी? टोटल टर्म बोलो। 2 और 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 11। टोटल टर्म अगर 11 है तो सर पहली वाली माध्यिका कितनी थी? सर 11 है, नंबर ऑफ टर्म्स विषम है, ओड है, तो 11 में 1 जोड़ो 12/2 यानी छठे टर्म पे। 6 नंबर पे जो आएगी, 6th नंबर पे जो आएगा ना, 6th नंबर पे जो आएगा वही माध्यिका होगी। तो सर 6th नंबर पे कौन आ रहा है देखो तो, सुनना एक और से। पहले पे 41, दूसरे पे 41, सॉरी 45, 35 भी है ना। पहले 45 है, दूसरे पे 41 है, तीसरे पे कौन आएगा 46, चौथे पे 48, 48 के बाद में 55, 48 के बाद 55, 55 के बाद में 56। ठीक है, 55 के बाद में 56, तो 2 और 2 4, 1 5, छठे नंबर पे 56 आएगा। 56 से बड़ा है 63, 76, 88, 90, 92, यानी 56 आया। अब सुनना, 56 आया। अब आपको एक चीज देखनी है, क्या कि सर यहां 88 को तो 93 से कर दिया और 41 को 47 से। 88 की जगह अगर मैं 93 रख दूंगा तो क्या मीडियन पे कोई फर्क पड़ेगा? जी नहीं। क्यों? क्योंकि 56 है जो 88 और 93 दोनों से कम है। अच्छा, अगर 41 को मैं 47 बना दूं तो मीडियन पे फर्क पड़ेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि 41 और 47 दोनों से ये ज्यादा है। तो सर इन दोनों को चेंज भी करूंगा ना तो भी माध्यिका अगली 56 ही रहेगी, अगली 56 ही रहेगी। तो इनका जो डिफरेंस है वो क्या होगा सर? 0। डिफरेंस क्या होगा? 0। यही मुझे चाहिए था। देखो मैं इसको पूरा थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं मैं क्या कह रहा हूं, सुनना मेरी बात। ये संख्या ले लो आप, 54, 55, 59। अभी क्वेश्चन किया था ना, ये लेता हूं मैं एक बार। 54, 55, संख्या है 54, 55, 59, 60 और संख्या ले रहा हूं 62, 65, 80, कुछ भी ले रहा हूं रैंडमली ऐसे। ठीक है, माध्यिका बताओ सर। माध्यिका 60 है, क्या यही होगी? हाँ जी। अब मैं तुम्हें कह रहा हूं कि भाई ये 55 है ना, इस 55 की जगह आप कर दो 43। अब 43 करूँ तो क्या बनेगा सर? ये 43 पहले आ जाएगा, 54 बाद में आएगा, फिर 59 आएगा, फिर 60 आएगा, फिर 62, फिर 65 और फिर 80। अब बताओ माध्यिका। सर माध्यिका अभी भी 60 ही है क्या? क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि सर 43 और 55 दोनों इससे कम है। फर्क तो जब पड़ता जब मैं 55 को, यहां 55 को मैं 65 या 63 लिख देता तो फर्क पड़ता, क्योंकि 63 अब आगे चला जाता। बात समझ में आई? सर मैंने 55 को 43 लिखा तो सर ये 55 और 43 दोनों इस माध्यिका से कम है, तो इस नई माध्यिका पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है भाई, चलो। मैंने कहा कि ये भी चेंज नहीं किया, 55 का 55 ही है। मैंने कहा ये 65 है, 65 की जगह 70 करो, 70 मत करो आप, 82 85 करो। बताओ क्या होता? 65 को हटाना है, इसकी जगह 85 आता तो सीक्वेंस क्या होती? 54, 55, 59, 60, 62, फिर 80 पहले आ जाता और 85 बाद में आ जाता। यही तो फर्क होता। अब बताओ माध्यिका कितनी होती? 60। क्या कोई फर्क पड़ा? जी नहीं। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि जो संख्या से आपने रिप्लेस किया है 65 को 85 से, ये 65 और 85 दोनों इससे ज्यादा है, तो इसके आगे की संख्याओं में चेंज हुआ है और दोनों रहेंगे इसके आगे, बस इनका क्रम चेंज हो गया। और इनका क्रम चेंज होने से मतलब ही नहीं है, बस ये क्रम नहीं बदलना चाहिए था। इसलिए आपने कहा कि सर दोनों संख्या बड़ी है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माध्यिका वही रहेगी। कोई फर्क पड़ा? जी नहीं, ये 65 ही था। अब मैंने बोला कि भाई ये 55 है, बोले हाँ जी है। 55 को हटाओ, 55 को हटा के इसकी जगह 85 करो। अब बताओ सीक्वेंस क्या आएगी? अब आप कहोगे सर पहले नंबर पे 54 आएगा, दूसरे नंबर पे 59 आएगा, तीसरे नंबर पे 60 आएगा, फिर 62 आएगा, फिर 65 आएगा, फिर 80 आएगा और ये 85 अब सबसे लास्ट में आएगा। अब बताओ माध्यिका। सर अब माध्यिका ये है 62। क्या बदल गई? हाँ जी बदल गई। क्यों बदली? क्योंकि सर 55 को मैंने बदला था, 55 60 से छोटा है, लेकिन जो 85 है 60 से बड़ा है, इसलिए अब माध्यिका बदलेगी। क्योंकि सर 55 60 से पहले आ रहा था, 85 60 के बाद में आएगा, इसलिए इस केस में अब माध्यिका बदलेगी। सर यहां क्वेश्चन में क्यों नहीं बदली? बात समझ में आई? तो सर यहां इसलिए नहीं बदली क्योंकि यहां अब मेरे को पता चल गया भाई एक संख्या छोटी एक बड़ी है तो बदलेगी, नहीं तो नहीं बदलेगी। अब मैंने आपसे कहा कि जो 55 है ना, ये जो 55 है, इस 55 को तो कर दो 43, ठीक है, और इस 65 को कर दो 85।
अब बताओ माध्यिका बदलेगी सर? नहीं। क्यों? क्योंकि 65 और 85 दोनों को बदला, दोनों इससे बड़े हैं। ये दोनों को बदला, दोनों इससे छोटे हैं। जब दोनों ही वैल्यू मीडियन से छोटी हो या दोनों ही वैल्यू मीडियन से बड़ी हो तो वो कभी भी चेंज नहीं होती हैं। सर मीडियन कभी चेंज नहीं होती। जब सीक्वेंसिंग देखोगे आप तो सर ये 43 पहले आएगा, 54 बाद में आएगा, फिर ये 59 आ जाएगा, फिर 60 आ जाएगा, फिर 62 आ जाएगा, फिर 80 आएगा, 85। अब बताओ सर, बदल दिया ना, 43 कर दिया और यहाँ 85, लेकिन मीडियन अभी भी कितनी है? 60 ही है। क्या मीडियन पे कोई फर्क पड़ा? सर नहीं पड़ा बिल्कुल भी। सर मीडियन पे फर्क बिल्कुल नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि दोनों संख्या जो चेंज किया या तो वो इससे छोटी है या इससे बड़ी है। सर दोनों ही संख्या या तो छोटी है या बड़ी है, तो मीडियन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां सबसे छोटी संख्या क्या थी? 35। सबसे छोटी संख्या 35। उसके बाद 35 के बाद में आता 41, 41, 35 के बाद में 41, फिर आता 46, फिर आता 48, 46, 48, फिर आता 56, 55, 56, 55, 56, और फिर उसके बाद में आता 63, 63 के बाद में आता 76, 76 के बाद में आता 88, 88 के बाद में आता 90 और 92, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 11। सर 11 संख्याएं तो छठे नंबर पे जो आएगा मीडियन होती, छठे नंबर पे 2 और 2, 4, 5, 6 मीडियन ये है। अब इसने बोला 88 को तो 93 लिखो। देखो 88 को मैं 93 लिख रहा हूं, तो मेरी बात बताना सर, 88 और 93 दोनों 56 से बड़े हैं, क्या कोई फर्क पड़ेगा मीडियन पे? जी नहीं। इससे 88 की जगह अगर 93 करूंगा तो मीडियन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने कहा चलो एक का तो मामला फ्री। 41 की जगह 47 रख दो। 41 की जगह 47 रखता हूं तो सर 41 और 47 दोनों 56 से क्या है? कम है। क्या कोई फर्क पड़ेगा? जी नहीं। तो सर अगर इनको मैं बदल भी दूंगा तो भी मीडियन दूसरे केस में 56 ही रहने वाली है। यही बात मैं यहां समझा रहा हूं। यही बात मैं यहां समझा रहा हूं कि पहले केस में मुझे पता चल गया मीडियन 56 है। अब ये दोनों संख्या इससे बड़ी है या फिर दोनों ही संख्या इससे छोटी है, तो सर इसका मतलब मीडियन सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही तो बात मैं बताना चाह रहा हूं। तो मीडियन का डिफरेंस क्या होगा? सर 0। और यही पूछा था। बताओ किसी को डाउट? क्लियर हुआ सबको? ये लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर। एक पासे को दो बार फेंका जाता है, या तो एक पासे को दो बार फेंक दो या दो पासों को एक बार फेंक दो। टोटल जो टर्म्स होती है, टोटल जो होते हैं वो 36 इसमें घटनाएं होती, मतलब टोटल जो पॉसिबिलिटी है वो कितनी होती है? 36। तो जब पासे की बात करी, पासा मतलब डाई की बात की एक तो, और एक कॉइन की बात कर रहा हूं। सर यहां पासे को कितनी बार उछाला गया? 36 बार, सॉरी 2 बार। इसको उछाला गया है 2 बार, इसको 2 बार उछाला गया है, और इसको उछाला गया है सिक्के को 3 बार। सिक्के को 3 बार। सर 3 बार उछालते हैं तो टोटल जो प्रोबेबिलिटी, टोटल जो पॉसिबिलिटी होती है वो कितनी होती है? जब एक पासे को 3 बार उछाला जाता है तो टोटल पॉसिबिलिटी 8 होती है। जब एक पासे को 2 बार उछाला जाए या दो पासों को एक बार उछाला जाए तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी होती है? इस केस में सर टोटल पॉसिबिलिटी 36 होती है। ये बताओ किसी को डाउट है? अरे एक पासे पे 6 संख्या होती है, एक पासे को 2 बार उछालना है, तो ये तो दोनों में एक एक हो सकता है। दोनों पे 1 2 आए, या दोनों पे 1 3 आए, या 1 4 आए, या 1 5 आए, या 1 6 आएगा, या फिर 2 1 आएगा, 2 2 आएगा, 2 3। ये लिखना नहीं है आपको, सारी चीजें थ्योरी में पढ़ी होती हैं, तो यहाँ सीधा अप्लाई किया जाता है। 2 6 3 1 होगा, 3 2 3 4 3 5 3 6, 4 1 4 2 4 5 5 1 5 2 और 6 वर्ड लेने से आएगा। अब ये कह रहा है सिक्के को 3 बार उछाला गया, सिक्के को एक बार उछालेंगे तो हेड या टेल आता है, 2 बार उछालते हैं सर सिक्के को एक बार उछालेंगे तो हेड या टेल, यानी 2 कंडीशन बनती है। 2 बार उछाल लेते हैं तो या तो एच एच आता है, या दोनों टेल आते हैं, या एच टी आता है, या टी एच आता है, टेल और हेड। 3 बार उछालेंगे तो या तो ट्रिपल एच आएगा, ट्रिपल टी आएगा, ऐसे करके 8 कंडीशन आती है। अब मुझे बोला है कि पासा है ना, इस पर तो प्रत्येक बार 5 आना चाहिए, प्रत्येक बार, यानी पहली बार भी 5 और दूसरी बार भी 5। तो भाई साहब कहाँ आएगा इसमें? पहली बार 5 और दूसरी बार 5, यानी कितनी बार आएगा? सिर्फ एक बार। तो जो डाई है, पासा है, इसमें बोला है कि दोनों में 5 बार आना चाहिए, यानी प्रत्येक बार 5 आए, प्रत्येक बार 5 आना, यानी एक कंडीशन आएगी। तो सर एक कंडीशन आएगी कितने में से? टोटल 36 में से। तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/36। अगर क्वेश्चन अलग अलग बोल लेना कि पासा है, पासे के 5 बार, प्रत्येक बार 5 आने की प्रायिकता बताओ, तो इतना सा क्वेश्चन होता कि एक पासे को 2 बार फेंका गया है और उसमें प्रत्येक बार 5 आने की प्रायिकता बताओ, तो आपका उत्तर होता है 1/36। क्लियर? इस एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन ऐड कर दिया इसने। अब मैं बता दूं कैसे आता है। देखो
जो 36 केस आते हैं वो ऐसे आते हैं, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ठीक है। ऐसे ही 2 1, ये 3 1, 4 1, ये 5 1 और 6 1। थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ ना, 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ठीक है। उसके बाद 3 1 3 2 3 3। आप समझ भी गए होंगे कई लोग तो आप में से कि भाई कौन सा आने वाला है। ये तो उनके लिए जिनका बिल्कुल पढ़ा हुआ नहीं है ना, उनके लिए है, थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूँ। बाकी आपको पढ़ा हुआ है ना तो इतना लिखने की जरूरत नहीं होती, और लिखना भी नहीं होता। लिखोगे तो आप समझिए औरों से पीछे जाओगे, आगे नहीं जा पाओगे इससे। 51 52 53 54 55 56, और इधर 61 62 63 ऐसे है, ठीक है। अब मुझे बताओ दोनों में 5 आना चाहिए, यानी पहली बार 5 दूसरे 5। इसमें देखो पहली बार 1 आ रहा है, दूसरी बार 3 आ रहा है, क्या ये कंडीशन है? नहीं। पहली बार 1 आ रहा है, दूसरी बार 5 आ रहा है, ये कंडीशन है? नहीं, क्योंकि प्रत्येक बार 5 आना चाहिए। प्रत्येक बार 5 का मतलब पहली बार 5 आना चाहिए, दूसरी बार 5 आना चाहिए। कहाँ है सर? ये सिर्फ एक ही केस है 5 5। क्या इसके अलावा और कोई केस है? नहीं। टोटल कितनी पॉसिबिलिटी है? 36। 36 में से 5 5 कितनी बार आएगा? एक बार। तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/36। ये मैं समझाना चाह रहा हूं। बताओ किसी को डाउट? ऐसे ही सिक्कों पे बताओ। अब सिक्कों पे सर प्रत्येक सिक्के को 3 बार उछाला तो टोटल पॉसिबिलिटी 8 हुई। सिक्के पर प्रत्येक बार हेड चित्त आई, यानी हेड आई। प्रत्येक बार हेड कितनी बार आएगा सर? एक बार आएगा। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी सर? 1/8। कैसे? देखो, जब सिक्के को उछालते हैं, जब सिक्के को उछालते हैं 3 बार, तो 3 बार उछालने की जो 8 पॉसिबिलिटी बनती है वो कौन कौन सी बनती है मैं लिख रहा हूं। या तो तीनों एच हो, या एच एच टी हो, ठीक है, या एच टी एच हो, या टी एच एच। इधर से टी 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 हो सकती है, टी टी एच हो सकता है, टी एच टी हो सकता है, एच टी टी हो सकता है। ये 8 पॉसिबिलिटी होती है। अब प्रत्येक बार, यानी पहली बार भी एच आए, 3 बार उछाला गया है सिक्के को, पहली बार भी एच आई, दूसरी बार भी एच और तीसरी बार भी एच, यानी तीनों ही एच आने चाहिए। बताओ कितनी पॉसिबिलिटी है सर? तीनों ही एच आने चाहिए ना। तो तीनों ही एच कहाँ है सर? एक तो ये रहा। क्या इसके अलावा कहीं और आ रहा है 3 एच? नहीं, नहीं आ रहा। तो इसका मतलब सर कितनी पॉसिबिलिटी? सिर्फ एक। कितने में से? टोटल 8 में से। टोटल 8 में से। अगर ये बोलता कि सिक्के पर पहली बार में एच आए, दूसरी बार में तीर, तीसरे टाइम एच, तो एच टी एच कितनी बार आता? एक बार। तो वही 1/8। क्लियर हुआ? अल्टरनेट भी दे देता है कई बार, तो उस केस में 2 पॉसिबिलिटी हो जाती है। वैसे थ्योरम पढ़ोगे, दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट घटना है भाई, पासा है अलग है, सिक्का अलग है एक तरह। तो इनकी दोनों की प्रायिकता पूछ रहा है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1/8 6 48, 8 थे 24 और 4 28, यानी 1/288। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी? 1/288। यही आपसे क्वेश्चन पूछा था। बताओ किसी को डाउट हो तो? क्लियर हुआ सबको? ओवरऑल देखा जाए तो क्वेश्चन पेपर इजी था, मतलब ये मेंस का कहने का है सिर्फ, लेकिन मेंस के लेवल का था नहीं। यहाँ टाइम मैंने ज़्यादा लिया, हालांकि ये क्वेश्चन मुश्किल से मान लो 30 क्वेश्चन है ना, तो 20 मिनट का क्वेश्चन है। अगर एक एग्जाम अप्रोप्रिएट अपन बात करें ना, जैसे मैं खुद एक कैंडिडेट सोचूं तो मेरी मतलब ये जो पूरा पेपर है 30 क्वेश्चन, ये मुश्किल से 20 मिनट से लेस देन में ही हो जाता, आराम से 15 मिनट के आसपास हेर फेर में। क्यों? क्योंकि वहाँ माइंड एक का चलता है, अपना अपना माइंड सिर्फ ये चलता है क्वेश्चन क्या क्या रहा है, आंसर क्या होगा। वहाँ समझाना थोड़ी होता है किसी को, नहीं। यहाँ टाइम मैंने ज़्यादा लिया क्योंकि अब चीज़ों को थोड़ा सा मतलब एक्सप्लेन करने के लिए। आप खुद एक बार इसको मॉक टेस्ट के फॉर्म में देना और आप देखना कि आपको कितना टाइम लगता है। सच बताऊं तो यहाँ अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वही 15 से 16 मिनट के अंदर आराम से क्वेश्चन पूरा कर लोगे। तो इतना नॉर्मल 15 से 20 मिनट मतलब सफिशियंट इसमें। तो इसका जाहिर सी बात है पेपर का लेवल जो था वो एक नॉर्मल था। हाँ, एक दो क्वेश्चन था जिसमें थोड़ा सोचना पड़ा, जैसे जैसे एक वो टाइम एंड वर्क का था, उसमें थोड़ा सा बस उसकी लैंग्वेज पढ़नी पड़ी। लैंग्वेज पढ़ के समझ गए क्वेश्चन आसान है। टाइम एंड डिस्टेंस का था, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़नी थी कि किसको टाइम कितना ज़्यादा लग रहा है, किसको कम लग रहा है। पढ़ लिए क्वेश्चन की लैंग्वेज, समझ में आ गया क्वेश्चन, क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसान सा था। इसकी लैंग्वेज पढ़नी थी, लैंग्वेज पढ़ लिए, क्वेश्चन आसान सा था, देख लो इतना सा है। बताओ किसी को डाउट? तो यहाँ ओवरऑल मतलब ये मेंस के लेवल का तो नहीं एक तरह से, लेकिन ये कहें कि भाई ठीक है क्वेश्चंस पता होना चाहिए, एक दो क्वेश्चन थोड़े अच्छे क्वेश्चन बन भी जाते हैं ठीक ठाक। तो आपको टाइम बचा करके, जैसे रीजनिंग वगैरह दूसरे टॉपिक होते हैं, जिस दूसरे सब्जेक्ट होते हैं, जैसे मॉड्यूल फर्स्ट में मैथ और रीजनिंग आती है, तो मैथ जल्दी हो गई, बाकी टाइम बचा रीजनिंग में दो, क्या पता हो सकता है कहीं कोई पजल में अटक जाओगे, तो वो टाइम वहाँ देना चाहिए। तो यहाँ इस तरह के क्वेश्चंस में मतलब कोशिश ये क्या करो कि जब कॉन्सेप्ट क्लियर है थोड़ा शॉर्ट में क्वेश्चन पेपर किया करो, और ये आपको आगे CGL का जो मेंस होगा उसके लिए भी थोड़ा सा काम की बातें होंगी इसमें।
मतलब कि भाई सीजीएल मेंस का भी थोड़ा सा लेवल पता चल जाए, भाई प्रोबेबिलिटी पता चली तो इसी लेवल के क्वेश्चन थोड़ा देख लोगे ढंग से, है ना, थोड़ा और चीज़ों को देख लोगे। तो ये था अपना ये जो CHSL का 18 तारीख को जो पेपर हुआ था मेंस वाला, उसका सॉल्यूशन। ठीक है, और ये था अपना इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है।